कुछ टेस्ट का शेड्यूल आ गया पीपीएससी का? Think schedule is there. It may take 1 month. It can be delayed. That is all up to them. So that is only revealed when they want it to reveal. Okay, so we are today starting with William Blake, जो कि three romantics like poets में consider किया जाता है. But he is also having the traits which make him near to the romantic poetry. इसने उन तमाम issues को discuss किया. 1757 से 1827 तक was his time. So he was an English engraver, sketcher, artist, poet, and visionary author of exquisite lyrics in songs of innocence and songs of experience. ये दो different चीजें जिनको songs and innocence and experience कहा जाता है. Songs songs of innocence लिखे गए थे 1789 में, और songs of experience लिखे गए थे 1794 में, 5 years later. So and it is like a book in which he makes some prophecies, और उसके बारे में कहा जाता है कि कुछ इसकी prophecies जो थी वो बड़ी मशहूर भी हुई. इसकी इनके अलावा मिल्टन, जेरूशलम, ये इसकी important works हैं. And then the works he sketched, painted, color and staged, जिसमें इसकी वाइफ का बड़ा रोल था. सो कैथरीन जो इसकी वाइफ थी वो उसके साथ बड़ा अटैच थी, और इसके जो बेस्ट लिरिक्स हैं जो कि अभी भी मशहूर हैं उनमें द लैम्ब, द टाइगर, लंदन एंड द जेरूशलम, और लिरिक फ्रॉम मिल्टन. सो ये जो इसकी पोम्स हैं बाय लाइक विलियम ब्लेक, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसको हम थोड़ा थोड़ा इसमें डिस्कस भी करेंगे. एंड इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ब्लेक इज नोन फॉर हिज सिंबलिज्म. इसमें हम देखते हैं कि इसकी जो सिंबॉलिक क्वालिटी है दैट इज वेरी डिफरेंट, और इसके सिंबल्स थोड़े से हटके होते हैं. His symbols are not like those of any ordinary poet. So बड़े complex किस्म के symbols हैं जिन्हें हमें समझना पड़ता है. So first of all, like let's talk about his birth and his early childhood. So उसका जो early childhood था that was in modest family. So इसके अंदर हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन one thing that is important कि इसके पास इतनी ज़्यादा वसाइल नहीं थे जो ये हासिल कर सकता है एक अच्छी जगह पे तालीम. सो ये इसका अपना कहना था कि तालीम वही है जो आप माँ से हासिल करते हो, और बाकी जो है वो आपको फूल बना रहे हैं. सो there was a quotation like this, like, thank God I never was sent to school to be flogged into following the style of a fool. So ये भी एक poetic term में उसने इसको बताया. I guess बाकी लोगों को मेरी आवाज सही आ रही होगी. Arif, you need to check your mic. और अगर बाकियों को इशू है then I can set up my things then. Okay, then we see कि ये जो इसकी स्कूलिंग थी it was अगर हम कहेंगे सफर की, क्योंकि स्कूल जा नहीं सका. So it was basically due to lack of resources. He wanted to be an artist, or like और जो फैमिली थी जो कि बिजनेस की तरफ थी उसमें से एक आर्टिस्ट बच्चा पैदा हुआ, एंड ही वांटेड टू वर्क और एक्सेल इन आर्ट्स जिसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं. ही hoped to be apprentice to some artist, कि वो किसी के पास काम करना चाहता था, काम सीखना चाहता था, लेकिन उसकी जो फी थी लोगों की वो ऐसी थी कि he could not afford, ये उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था. सो जिस तरह हेनरी पार्स ड्राइंग स्कूल था स्ट्रैंड लंदन में, स्ट्रैंड इज अ प्लेस ओवर देयर इन लंदन, सो ही कुड नॉट अफोर्ड दैट. तो इसने इसको वो आइडिया छोड़ा. उसके बाद like he went with his father to interview the successful and fashionable engraver, क्योंकि he was also an engraver, he liked that. William Vine Ryled. So Ryled की जो फी थी that was £100, जो कि शायद वो अफोर्ड कर भी लेते, but he here made a prophecy like, father, I don't like the man's face, it looks as if he will live to be hanged. कि मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद आ रही और मुझे लग रहा है कि शायद इसको फांसी लटका दिया जाएगा. And it proved
आफ्टर 11 years फॉर्जरी के केस पे उसको फांसी लटका दिया गया. Blake also stated in his life के in childhood he saw angels on a tree and he was steadfast in believing that he really did. So ये किसी हद तक इसको प्रोफेसीज के साथ, इसकी कुछ प्रोफेसीज, इस तरह एक प्रोफेसी का हमने जिक्र किया, कुछ इसकी प्रोफेसीज थी जो पूरी हुई. इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, जिसमें सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड देन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, और ये जो है बेसिकली ये वर्क्स इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं. देन देयर आर सेवरल अदर बुक्स जिसमें मिल्टन, जेरूशलम, ये इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. एंड दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट. सो ये जो लिस्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि लाइक बहुत सारे डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स इसने दिए जो कि हम यहाँ पे ब्लेक के साथ अटैच करते हैं. और इसमें एक और चीज़ है जो हम इसमें के डुअलिटी है इसके वर्क्स के अंदर, के जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस हैं उसके साथ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी उसने कई टॉपिक्स को डबल लिखा. जिस तरह एक वर्क है इसका द चिमनी स्वीपर, सो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में कि वो किस तरह डिफरेंट है, उसने किस तरह उसको एक डिफरेंट फॉर्म में लिखा, या उन दोनों पोम्स के अंदर असल में चेंज किया. सो चेंज जिस तरह मैं नाम बता रहा है कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये दोनों जो पोम्स हैं ये एक तरह से यानी सेम टाइटल के साथ लिखी गई. इनोसेंस में इनोसेंस दिखाई गई और एक्सपीरियंस में हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिखाया गया. सो इसमें जो है इसकी कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, नाउ इट इज टाइम टू गो थ्रू देम कि हम उसको देख लें कि उसमें क्या क्या है. अभी तक एक और चीज़ अपने ज़हन में रख लें कि अभी तक हम जितने भी पोइट्स और ये ऑथर्स इन सबको पढ़ चुके हैं, ये दे आर इम्पोर्टेंट इन अ वे कि आपको उनकी नज़मों की डिटेल्ड एनालिसिस नहीं चाहिए, टेक्सचुअल एनालिसिस नहीं चाहिए, समरी नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा. हाँ, आपको नज़म के बारे में पता होना चाहिए, आपको थीम्स पता होने चाहिए, और आपको उसका राइटिंग स्ट्रक्चर, राइटिंग स्टाइल पता होना चाहिए. So that is what is important about a writer, about a poet. So now going further, okay, so let us now discuss books like Songs of Innocence and Experience. ये जो इसके songs हैं basically, इसमें जिससे मैंने बताया कि थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है कि इनोसेंस में जो सेम टॉपिक्स की डीलिंग कुछ और तरीके से है और एक्सपीरियंस में और तरीके से. फॉर एग्जांपल हम जब उसमें देखते हैं कि लैम्ब जो है, तो लैम्ब बेसिकली एक मीक और मीक क्वालिटी या मीक किस्म की वर्च्यू को रिप्रेजेंट करता है. टाइगर जो है उसके अंदर अपोजिंग या डार्कर फोर्सेस का हमें थीम नजर आता है. तो बहुत सारी जो इसकी पोम्स हैं दे फॉल इनटू सम पेयर्स, और वो जो सिचुएशंस हैं दे चेंज, उनके अंदर थोड़ी सी चेंज आती है. सो फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट हिज वन पोम द चिमनी स्वीपर. सो चिमनी स्वीपर क्या था? चिमनी स्वीपर्स, इफ यू हैव गॉन थ्रू दैट ओल्ड इंग्लैंड लाइक विक्टोरियन इंग्लैंड, तो उसमें या उससे पहले रोमांटिक इंग्लैंड या उससे पहले वाला टाइम, वी सी के उस जमाने में जो घर थे उसके अंदर हर्थ्स थी, वो यानी भट्टी थी जिसमें, या अंगीठी थी जिसमें आग लगाई जाती थी. तो वो ऊपर चिमनी से जहाँ से वो धुआं बाहर निकलता था. और फैक्ट्रीज में तो बहुत ज्यादा थी, या उसमें जो ये होते थे लाइक कमर्शियल बिल्डिंग्स, तो वहां पे उनकी सफाई के लिए बड़े लोग पॉसिबल नहीं थे कि वो काम कर सकें, तो छोटे छोटे बच्चों को अंदर डाला जाता था. वो नीचे से ऊपर तक जाके चढ़ते हुए सारी चिमनी को साफ करते थे. एक खास टाइम के बाद वो जो राख इकट्ठी हो जाती थी, बेसिकली उन्होंने उसको हटाना होता था. चाइल्ड लेबर इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है. तो ये लोग, बच्चे जो थे, ये बीमार पड़ जाते थे जब इनके फेफड़ों में वो जो राख थी उसका धुआं अक्सर जाता था. तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते थे, इवेंचुअली दे डाइड. सो ये जो स्टोरी है बेसिकली ये वैसी ही है कि इसकी पॉपुलर 3 पोम्स में से पॉवर्टी दिखाई गई, इसमें चाइल्ड लेबर दिखाई गई, और इसमें दिखाया गया कि जिस तरह
वो बच्चे कितनी मिजरेबल लाइफ में रहते हैं। यानी एक तो फोर्स्ड वर्क होता है, फिर ऊपर से बहुत ज्यादा मुश्किल वर्क होता है, और फिर उनकी लाइफ जितनी क्रूएलिटी में गुजरती है और जिस तरह वो मरते हैं, ये सारी चीजें हमें इसके जरिए दिखाई गई। इसके अंदर बेसिकली उसने सोरो दिखाया। तो इसमें जो ये है वन, यानी जो इनोसेंस में लिखी गई, उसमें ही बिलीव्स के थिंग्स विल गेट बेटर इन द एंड। ये होता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को कहता है कि चलो उठो काम करते हैं, चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन दूसरा जो है उसके अंदर हमें पता चलता है कि यानी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जब सेम पोम सेम टाइटल से लिखी जाती है तो हमें पता लगता है कि थिंग्स आर नॉट सो। सो ही बिलीव्स नाउ के उन बच्चों को भी पता कि चीजें इतनी बेहतर नहीं होंगी, लाइफ जो है या उन बच्चों की लाइफ डिजास्टर्स की तरफ जा रही है, और ये एक फूल्स पैराडाइज में वो रह रहे हैं। मिल्टन जो इसका वर्क है दैट इज एन एपिक पोम, और इसमें तकरीबन इसने जो इसको लिखा 1804 से 1810 के दरमियान, यानी काफी लंबी ये पोम थी। 2 बुक्स थी इस पोम की। तो हीरो उसने बताया कि जॉन मिल्टन है, कि वो इसका हीरो है जो कि हेवन से वापस आता है और ब्लेक से मिलता है, और उसके बाद ये रिलेशनशिप एक्सप्लोर करते हैं राइटर्स का, उनके प्रेडिसेसर्स का, और उसमें एक तरह से उनकी अपनी स्पिरिचुअल एरर्स का। तो इसमें क्रिटिसिज्म, सटायर और माइथोलॉजी, ये चीजें इसमें यूज की गई, और बहुत सारे डिफरेंट रेफरेंसेस से जो इस पोम में यूज की गई। सो मिल्टन इज बेसिकली द सेंट्रल कैरेक्टर of the epic work Milton. Then he talks about Jerusalem. So Jerusalem, जो Jerusalem है इसराइल का कैपिटल, so उसमें वो he talks about an urban legend of a young Jesus, यानी young Jesus की एक स्टोरी जो उसने सुनी कि वो इंग्लिश शोर्स पे वॉक कर रहे हैं, और ड्यूरिंग हिज लॉस्ट ईयर्स, ये वो ईयर्स हैं जिसमें अब पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग एंटागोनिस्टिक। और ब्लेक जो है इसमें लेके आता है ब्रिटिश रूल को। सो ब्रिटिश रूल की टिरनी की बात करता है, और वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो कि जिसकी वजह से बहुत सारी खराबियां पैदा हुई, उनको भी डिस्कस करता है। और ये जो लाइक इस पोम को कहा जाता है कि प्रोफेटिक पोम भी है, और इसमें बेसिकली पॉलिटिकल और सोशल मैसेजेस हैं जो ब्लेक ने दिए। एंड देन वी हैव हिज वन पोम लंदन। सो लंदन जो है ये एक डार्क किस्म की पोम है जिसमें स्पीकर डिस्क्राइब करता है डिफिकल्टीज की जो कि लंदन की लाइफ के अंदर हैं। सो वो रिवर टेम्स में जाता है और उसके आसपास देखता है, और उसको बड़े रिजाइंड किस्म के फेसेस नजर आते हैं उसके फेलो लंडनर्स के जो कि वहां पे रह रहे हैं। सो जिस तरह वेस्टमिनिस्टर ब्रिज लिखी वर्ड्सवर्थ ने, कि वो बताता है कि लंदन के लोग कैसे हैं और उनके क्या हालात हैं। सो सिमिलरली इसने भी उस पोम को वैसे ही लिखा, लेकिन इसमें इसने थोड़ा सा ज्यादा ये पैसिमिस्टिक था उन लोगों को लेके, उन लोगों के हालात को लेके, उन लोगों के सेटअप्स को लेके। देन वन इंपॉर्टेंट पोम द लैम्ब। सो टाइगर और लैम्ब जो है, इसने जो 2 लिखी नज़में, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसमें क्वेश्चन से ये पोम शुरू होती है कि लिटिल लैम्ब हु मेड दी, कि तुम्हें किसने बनाया। सो जो स्पीकर जो कि एक चाइल्ड है प्रोबेबली, वो उस लैम्ब से पूछते हैं उसके ओरिजिन के बारे में, या वो किस तरह पैदा हुआ। सो या वो इस तरह की आजकल वो जो क्लोथिंग है उसकी वूल की, वो उसके अंदर कैसा हुआ, या उसकी जो वॉइस है वो इतनी टेंडर कैसे। सो जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें स्पीकर अटेम्प्ट करता है एक रिडल को आंसर करने का, अपने ही क्वेश्चन की। लैम्ब वाज मेड बाय वन हु कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्ब and one who resembles in his gentleness both the child and the lamb. So the poem ends with the child bestowing a blessing on the lamb, कि वो एक अपने और लैम्ब के दरमियान एक रिलेशनशिप दिखता है। यानी अब लैम्ब जो है, लैम्ब और टाइगर, ये जो दोनों डिफरेंट पोम्स हैं, इनके अंदर एक और चीज है कि वो एक डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्शन दे रहा है। वो खुदा की भी 2 एक तरह से रूप दिखा रहा है, कि एक उसका वो रूप फियरसम जिसमें वो टाइगर से रिप्रेजेंट करता है, और एक वो जो है रूप उसका जिसमें वो उसे लैम्ब से, यानी उसका दोनों रूप यानी जो कि उसमें नजर आता है। सो आई गेस मिस अनीला इज ट्राइंग टू से समथिंग। स्लाइड्स इसमें नहीं है, आई एम जस्ट शोइंग यू द नेम। जी ओके सर, ओके सर। ओके, सो देन टाइगर। सो टाइगर, जिस हमें पता है कि टाइगर एक एनिमल है, बड़ा फ्यूरियस एनिमल है। सो उस फ्यूरियस एनिमल के अंदर उसने एक हमें दिखाया कि ये जो टाइगर है उसे भी पूछते कि व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द फेयरफुल सिमेट्री, के तुम्हें बनाया किसने। बेसिकली
उसी हवाले से जैसे वो लैम्प से क्वेश्चन करता है, वो इससे भी क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो यहाँ पे उसे वो गॉड से भी कंपेयर करता है और उसे उस फ्यूरियस जो एक फ्यूरी है नेचर की, या एक एनिमल नेचर की फ्यूरी कह लें, उसके साथ लिंक करता है। सो ये जो इसकी नज़में हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज हिज राइटिंग स्ट्रक्चर्स आर कंसर्न। और इसमें राइटिंग स्ट्रक्चर इसका क्यों इंपॉर्टेंट ज्यादा बन जाता है, क्योंकि बेसिकली ही इज डीलिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स, यानी वो वाले सिंबल्स जो कि शायद हमने आम पोइट्स के पास नहीं देखे। सो ही टेंड्स टू हैव दोज सिंबल्स जो कि बिल्कुल खूबसूरत हैं, बहुत एक डिफरेंट स्ट्रक्चर पे मबनी है, और ये वो हैं जिनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी से गुजरना पड़ता है। Though it's not that complex, लेकिन थोड़े से इसके सिंबल चूंकि intricate हैं, so we have to go through them. So next we have my favorite poets, both of them, John Keats and P.B. Shelley. So let's see how have they spent their lives and किस तरह वो गुजरे इन तमाम तर अपनी परेशानियों से। कीट्स जो है वो 25 साल की उम्र में इसकी डेथ हो गई, शेली की 30 साल की उम्र में डेथ हो गई। सो और इस टाइम के अंदर ये लोग इतना कुछ लिख गए कि वी कैन स्टार्ट थिंकिंग, और वी स्टार्ट थिंकिंग कि ये लोग जिंदा रहते तो ये क्या क्या लिखते। लाइक दे आर सो लाइक prolific, and in the same way they're so imaginary, or like they're full of imagination, और imaginary है ये कि उनकी imagination जो है that is beyond description. Okay, so John Keats जो था English romantic lyrical poet, और इसने अपनी short life को poetry की perfection के लिए dedicate किया। imagery, sensual appeal, और एक attempt to express a philosophy through classical legend, यानी जिसको हम ग्रीक माइथोलॉजी कहते हैं। खैर, एक इसकी बहन थी, इसका नाम फैनी था। दो भाई थे, जॉर्ज और टॉम। इसका भाई टॉम, ये भी टीबी से इसकी डेथ हुई। कीट्स की अपनी डेथ टीबी से हुई। बहुत यानी एक इन्होंने एक लाइक यू कैन से के बिलो एवरेज किस्म की लाइफ गुजारी, और इसमें यू कैन रीड अबाउट हिज लाइफ स्टोरी आफ्टरवर्ड्स, दैट इज फुल ऑफ हार्डशिप्स, जिसमें परेशानियां हैं, बीमारियां हैं। उसमें इसकी फैनी ब्राउन जिससे प्यार करता था, वो एक इसकी ऑलमोस्ट नियर नेबर थी, और वो एंड ही फैलन ट्रेजिकली लव विद हर, जिसका कोई खास हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। सो इसकी लाइफ और इसकी पर्सनालिटी पे इसका बड़ा डिसाइसिव किस्म का इफेक्ट था, और शी वाज वेरी गुड वुमन, एन एक्सेप्शनल वुमन, और उसका बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर, और लाइक अच्छी थी वो। लेकिन कीट्स एक्सपेक्टेड मोर। शायर होते हैं ना, शायर थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और इस वजह से वो हमें इसके लेटर्स के अंदर इसका पैशन नजर आता है। सो बहरहाल लेट्स गो टू हिज वर्क। इसका लाइफ स्ट्रक्चर है। अब now this is about all his poems that we are studying. So पहले हम ये देख लेते हैं, and then we'll come to his different things जो कि जिसको डिस्कस करने जा रहा है, या जो इसकी poems हैं। So first let us discuss characteristics. जिस मैंने बताया कि romantics जो हैं, they believed in all the essence of romanticism, but they primarily believe in some particular thing. Coleridge believed in supernatural, Wordsworth in nature. Keats believed in beauty. इसको the poet of beauty भी कहा जाता है। Beauty is truth, truth, beauty. That is all you know on earth, and that is all you need to know. And a thing of beauty is joy forever. ये इसकी वो lines हैं जो कि immortal हो चुकी हैं। And heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. So ये जो है basically इतना ज़्यादा हमें एक conception देता है beauty के हवाले से, कि we tend to feel कि what kind of beauty he is referring to. Like when he says beauty is truth, truth beauty. So यहाँ पे clear है कि इसमें कीट्स जो है वो physical beauty की बात नहीं कर रहा, apparent beauty की बात नहीं कर रहा. He is only talking about that beauty which is permanent, और वो कौन सी हो सकती है? वो इंसान की वो beauty है जो कि long lived है, यानी उसके character की beauty। जो beauty की वो बात करता है उसमें
नेचर की, सो दैट इज परमानेंट, कि नेचर को जवाल नहीं है। वो कहता है कि thou was not born for death, immortal bird, नाइटिंगेल को कहता है। और फिर आर्ट की, सो ये इस तरह की ब्यूटी जो कि परमानेंट है, सो ही बिलीव्ड इन permanence of things. जी, Miss Naseem, you want to say something? Yes, sir. I want to add here that there is a quotation from Keats that beauty lies in the eyes of beholder. That he has portrayed beauty in everything, whether it is ugly or beautiful. It depends upon the beholder whether it is beautiful or not. Very good, well said. So beauty lies in the eyes of beholder. That's what he said. कि ये आपके देखने पे है, डिपेंड करता कि आप चीजों को किस तरह देख रहे हो। लाइक वर्ड्सवर्थ सेज कि मैं जब वहां पे आया तो मुझे वेस्टमिनिस्टर ब्रिज की ब्यूटी, उसके आसपास नेचर नजर आ रही है, लेकिन बहुत सारे लंडनर्स हैं जो कि इस वक्त तक सोए में। सो ये वाकई उस जो देखने वाले हैं उनकी आंख में होती है। एक क्वेश्चन है कि किससे था इंस्पायर जॉन कीट्स? ये बहुत कुछ लोग थे, जिसमें मिल्टन था, स्पेंसर था, हैसलेट था, और आई गेस वर्जिल था। जी हबीब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, कीट्स का जो कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी है वो कंक्रीट लेवल पर नहीं है, वो अब्स्ट्रैक्ट लेवल पर है। जिस तरह आपने कहा कि किसी चीज की ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, अब्स्ट्रैक्ट लेवल की बात करता है मोस्टली। Exactly. You're very right. He talks about the abstract things more. But also when he talks about nature, so he's talking about the particular essence of nature. He talks about Nightingale, he talks about the particular essence of Nightingale. Okay, so first of all, beauty. जो हमने देखा कि he talks about some dimensions of beauty, and then he talks about nature. नेचर को किस तरह वो करता है। नेचर ये बेसिकली जिस तरह तमाम तर रोमांटिक्स हैं वो नेचर को देखते हैं, तो इसकी बहुत सारी पोइट्री जो है वो नेचर पे मबनी है। लेकिन प्राइमरीली इस पॉइंट ऑफ ब्यूटी, वो नेचर को देखेगा तो ब्यूटी की निगाह से देखेगा, नाइटिंगेल को देखेगा, अर्न को देखेगा, साइकी को देखेगा, एंडेलेंस को देखेगा, जो भी देखेगा he'll look through the eye of beauty, वो ब्यूटी की निगाह से देखेगा। So nature, मसलन like Ode to Autumn is perfect example of his love for nature. Then escapism, भाई की डेथ, भाई की बीमारी, फैनी ब्राउन और जो भी हुआ, और फिर इसकी अपनी बीमारी और इसकी पॉवर्टी, क्योंकि इसने डॉक्टरेट अपनी वो जो है मेडिकल प्रैक्टिस उसको छोड़ के पोइट्री की तरफ आया। तो बहुत सारी परेशानियां थी इसके अंदर, जिसकी वजह से he wanted to have an escape, he wanted to go from the world. वो कहता कि I want to go with Nightingale to the world of Nightingale and I want to get dissolved there. मैं वहां से वापस आना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं उस जगह पे डिसॉल्व हो जाऊं, फॉरएवर उस दुनिया का हिस्सा बन जाऊं और हमेशा हमेशा के लिए वहां पे रह जाऊं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही सेज आई वांट टू कम बैक। सो वो उसका और इसके इसमें इतना डिफरेंस है। सो नाउ फर्दर वी सी के एस्केपिस्ट क्यों था, क्योंकि रोमांटिक से सारे एस्केपिस्ट थे, ये ज्यादा एस्केपिस्ट था। और फिर किसके जरिए एस्केप हासिल करता था? नॉट लाइक कोलरिज के ओपियम के जरिए, बट थ्रू इमेजिनेशन। अब वर्ड्सवर्थ जो है ना, वर्ड्सवर्थ को नेचर का सहारा लेना पड़ता है इमेजिनेशन के लिए, लेकिन कीट्स की इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि ही थिंक्स अबाउट समथिंग, ही सीज समथिंग, ही लिसन्स टू समथिंग एंड ही इज पार्ट ऑफ दैट। वो एक म्यूजियम में अर्न को देखता है एंड ही इज पार्ट ऑफ दैट, वो उसके अंदर चला जाता है, उसके अंदर खो जाता है, उसका एक हिस्सा बन जाता है। He listens to the sound of a nightingale while sitting in a valley at his friend's house. He becomes a part of that. और वो ऑटम के मौसम की बात करता है तो उसका एक हिस्सा बन जाता है। So that is his imagination. Imagination बहुत पावरफुल थी इसकी, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल इमेजिनेशन का हामिल था ये। और इसमें लाइक जिस तरह इसने वो लिखा एक Ode to Psyche, so that is all based on his imagination. वो कहता है कि साइकी का, अव्वल तो साइकी कहता है कोई एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मेरी इमेजिनेशन में है कि गॉडेस होगी ग्रीक्स में जिसका नाम साइकी है, उसके आम गॉड्स की तरह उसके मंदिर भी होंगे, पुजारी भी होंगे, इंसेंस भी होगी, बोज भी होंगी, आल्टर भी होगा, चढ़ावा भी चढ़ाए जाएंगे। तो मैं अपने ख्याल में देखता हूँ कि उसके ऊपर उसका एक मंदिर है, उस पर लोग आ रहे हैं। सो ही टेल्स और गिव्स अ वेरी विविड डिस्क्रिप्शन, जो कि लाइक इतनी खूबसूरत एक पिक्चर बनाता है, जो कि वी आर बाउंड टू थिंक कि वाकई ये ठीक है।
अब इसकी इमेजिनेशन की एक और इम्पोर्टेंट बात है, अबीब साहब, मैं उसके बाद आपके उस कमेंट पे आता हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है कि व्हेन ही अबाउट समथिंग लाइक अर्न जो है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न और ओड टू अ नाइटिंगेल, इन दोनों में जो स्टार्ट करता है वो इन दोनों के स्टार्टिंग जो पैराग्राफ्स हैं वो एक क्वेश्चनिंग से करता है, या उसके बाद फिर या उनकी इंट्रोडक्शन के बारे में करता है। सेकंड स्टेंजा या थर्ड के बाद ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट, उसका पार्ट बन जाता है। मतलब नाइटिंगेल में कहता है कि ऑलरेडी विद दी, कि मैं वाकई तुम्हारे साथ हूँ। ऊपर जो है बहुत ज्यादा आसमान पे बादल, आसमान पे काला है, उस पे चांद चमक रहा है, सितारे हर जगह पे मौजूद हैं, और मैं जो हूँ अपने आप को उसी के बिल्कुल नीचे जो जंगल है उसके अंदर खड़ा हूँ, जहाँ पे रोशनी भी नहीं आ रही। और कहता है रोशनी कौन सी आती है, जब चांद नीचे आता है, किरणें नीचे आती हैं और जो हवा चलती है और जिग जैग से एक रास्ते बनते हैं, तो उसमें छन के सूरज चांद की किरणें नीचे आती हैं। ये है उसकी इमेजिनेशन कि इतनी पावरफुल है। और फिर उसके साथ एक चीज लिंक्ड है, सेंसुअसनेस। ही यूजेस हिज 5 सेंसेस, सेंस ऑफ टच, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और ये साइट, ये इनका प्रॉपर यूज करता है कि भाई नाइटिंगेल की आवाज सुनी, हियरिंग, नाइटिंगेल की जो है उसमें फ्लोरा को टेस्ट करने की बात करता है, या हिपोक्रीन को टेस्ट करने की बात करता है, टेस्ट, और वो फ्लावर्स को टच करता है, सो दैट इज टच, और फिर उसमें स्मेल करता है फ्लावर्स को, तो ये ही यूजेस हिज सेंसेस। और ये आपको बताऊं, आप सारे इंग्लिश के लोग हैं और ऑल ऑफ यू मस्ट बी राइटिंग एसेज और मस्ट बी टीचिंग हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव एसेज। सो डिस्क्रिप्टिव एसेज कभी भी अच्छे नहीं हो सकते जब तक आप उसमें ये सेंसुअसनेस का इजहार ना करें। फॉर एग्जाम्पल, हियर आई हैव टी विद मी, तो मैं कहता हूँ जी मैं चाय पी रहा हूँ, सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ सेइंग। फिर मैं कहता हूँ कि मैं ताजे दूध की बनी हुई वो चाय पी रहा हूँ जिसके अंदर अभी भी मुझे बुलबुले निकलते नजर आ रहे हैं, और उसके अंदर जो गुड़ की मिठास है वो मेरे यानी नाक से होती हुई मेरे दिमाग तक को मुतासर कर रही है। अब ये और जो भाप है वो इतनी खूबसूरत है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आसपास से सर्दी का असर खत्म हो गया। अब ये कि मैंने इसको बड़ा डिस्क्रिप्टिव बना दिया, मे बी आप में से कुछ 3-4 लोगों का दिल कर भी पड़ा। सो ये क्या है, ये है सेंसुअसनेस, कि मैंने स्मेल, टेस्ट, टच, ये सारी चीजें। So he makes his poems like this. He composes them like this. जी हबीब साहब। सर ये जो आप कह रहे हैं कि नाइटिंगेल बन जाता है या किसी चीज के बारे में, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी यही है कि सेल्फ को इग्नोर करता है और वही चीज बन जाता है जिसके बारे में बात कर रहा है। नेगेटिव कैपेबिलिटी यही कंसेप्ट है इसका, कि इग्नोर हिज सेल्फ एंड बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थिंग about which he is talking. That is negative capability. जी वेरी गुड। जी नसीम। Sir, you said that he becomes a part of that object which he is discussing. Then what is the difference between negative capability and escapism? Escapism is when you want to get rid of the miseries of the world. नेगेटिव कैपेबिलिटी कहाँ पे शुरू होती है, जब आप उस चीज को प्रैक्टिकली उसका इमेजिनेशन में हो, उसको यूज कर रहे हो, उसका एक अपने आप को उसके करीब लेके आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक लेट मी स्विच टू दैट, दिस इज व्हाट नेगेटिव कैपेबिलिटी इज, जिसके बारे में ये कहता है, इसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है। ये कीट्स के अपने वर्ड्स हैं। आई मीन नेगेटिव कैपेबिलिटी, दैट इज व्हेन अ मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason. एक नेगेटिव कैपेबिलिटी है जो कि अभी बयान की गई, हबीब साहब ने की। ये वो है जो कि कुछ क्रिटिक्स इसको जिस तरह लेके चलते हैं। यहाँ पे जो कीट्स के अपने वर्ड्स हैं, वो कहता है कि मेरा क्या मुराद है नेगेटिव कैपेबिलिटी से। एक टर्म के ज्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो शेक्सपियर की नेगेटिव कैपेबिलिटी है वो कीट्स भी उसे एक्सेप्ट करे, मे भी करता भी हो, लेकिन उसके अपने वर्ड्स हैं। क्या है आपके सामने स्क्रीन पे, यू कैन रीड देम। कि नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है, ये वो है कि आदमी कैपेबल है किस चीज का, कि वो अनसर्टेनिटीज में है, मिस्ट्रीज में है, डाउट्स में है, लेकिन वो कोई उसमें अपना बिहेवियर इरिटेटिंग ना बनाए, या उन फैक्ट्स को जानने की कोशिश ना करे, या हर चीज को लॉजिक के ऊपर परखने की कोशिश ना करे। He must accept the thing he is getting.
वो जैसे उन चीजों को हासिल देख रहा है उनको वैसे हासिल करे। इनसे पहले जो थे क्लासिक्स, वो क्या थे? क्लासिक्स बिलीव्ड इन लॉजिक, वो लॉजिक पे बिलीव करते थे। ये क्या कहता था कि भाई जो चीजें आप जैसे देख रहे हो उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाओ, बस जस्ट एक्सेप्ट देम। तो ये वो कहता है कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर आपके सामने से बहुत सारी टेंशन्स खत्म हो जाती हैं कि आपने उसके So we can say लॉजिक्स को that भी। in spite of being among the people, he feels that he is all alone. दैट वाज करंटली रिजल्ट ऑफ हिज लाइफ ना। वो तो उसके लाइफ के जो असरात थे वो उसके ऊपर थे ही थे, वो तो हम डिनाई नहीं कर सकते। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट दोज फैक्ट्स, ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट मिस्ट्रीज एंड डाउट्स। वो मिस्ट्रीज की बात कर रहा है, डाउट्स की बात कर रहा है, जिसके बारे में बहुत सारे ऑथर्स कंसर्न थे। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट लाइफ हियर, ही इज टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स व्हिच आर अल्टीमेटली बेस्ड ऑन theories, imagination, like जिस तरह हेलेनिज्म है, उसका एक हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, हेलेनिज्म। सो हेलेनिज्म में बजाय इसके वो सोशल शो कर दे कि ज़्यूस इतनी शादियां कैसे कर सकता था, तो ही एक्सेप्टेड दैट कि बस ठीक है यार है, व्हाई शुड आई गो टू दैट कॉन्सेप्ट कि ये पॉसिबल था या नहीं था। Moreover, Hellenism, that is love for Greek culture, mythology, art, tradition, dramas, and all that was written in or by Greek writers. So he is basically talking about them. Keats jo tha, he was from those people who always wanted to display a learning of Greeks or Greek myths. इसके बहुत सारे वर्क हैं, एंटीमियन हो गया, हाइपीरियन हो गया, इसकी सारी ओड्स के अंदर और इसके बहुत सारे डिफरेंट वर्क्स के अंदर वी फाइंड के ही टॉक्स अबाउट ग्रीक माइथोलॉजी। यानी टू मी आई वुड से, मैंने कल 4 वीडियोस बनाई आपको दी कि इनको देखिएगा। इस तरह बहुत सारी डिफरेंट मिथ्स हैं। आपको मिथ्स नहीं आती, आपको कीट्स समझ नहीं आ सकता। यानी आप बेशक उसकी पैराफ्रेज पढ़ लें, बुक्स में पढ़ लें, टीचर से पढ़ लें, लेकिन जब तक आपको उनकी मिथ्स नहीं समझ आएंगी, आपको वो सारे ग्रीक जो एक उनकी स्टोरीज हैं वो नहीं समझ आएंगी। कीट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। ओके, फर्दरमोर वी हैव Ode to a Nightingale। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कि टॉक्स अबाउट परमानेंस ऑफ नेचर, दैट वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ, इमॉर्टल बर्ड। सो एक नेचर का एसेंस बता रहा है। नाइटिंगेल है तुम्हारी जाना एक टाइम में, लेकिन वो कह रहा है कि नाइटिंगेल का एसेंस खत्म नहीं होगा, नेचर कभी खत्म नहीं होगी। Many hungry generations treat thee down, लेकिन नाइटिंगेल खत्म नहीं हो सकी। Then he talks about temporariness of human life and he makes a comparison कि मेरी लाइफ क्या है और नाइटिंगेल की लाइफ क्या है। तो नाइटिंगेल की लाइफ और अपनी लाइफ में कंपैरिजन करता है कि भाई उसकी जो लाइफ है उसके अंदर कोई दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है। नाइटिंगेल ने कोई बिल नहीं तारने, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं देनी, नाइटिंगेल की कोई अपनी पसंद के अलावा शादी नहीं हो रही या जो भी कह ले। लेकिन इंसान की लाइफ में परेशानी है, जिस तरह खास तौर पे वो यहाँ पे दिखाता है अपने एक रिलेशन में सॉरी फानी ब्राउन के साथ, या उसके भाई की डेथ, या उसकी अपनी बीमारियां, उसके भाई की बीमारियां। सो ही इज टॉकिंग अबाउट सो मेनी इश्यूज एट द सेम टाइम, जो कि ही बिलीव्स कि नाइटिंगेल के अंदर नहीं है। सो परमानेंस ऑफ नेचर एंड टेम्परेरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, एंड ही सेज जो ब्यूटी है वो बेसिकली परमानेंस ऑफ नेचर में। Escapism is very much there. He wants to go with Nightingale and never wants to come back. The whole poem is almost written in imagination. और imagination में एक और इसकी जो खूबसूरती है, जब उस चीज का पार्ट बन जाता है, then finally something happens कि उसका वो vision break होता है, he has to come back. Nightingale में क्या कहता है इन द एंड में कि forlorn, यानी वो fairy lands forlorn, जिसके नीचे gushing समुंदर foaming वो बहता होगा। Forlorn वर्ड पढ़ती उसको याद आया, अचानक माइंड में क्लिक किया कि मैं भी दुनिया में अकेला हूं। So forlorn, the word is like a bell to call me back from thee to my soul self। कि जैसे मैंने ये वर्ड बोला, इस वर्ड ने अलार्म क्लॉक की तरह मुझे वापस बुला लिया और मैं आ गया। अब इसकी इमेजिनेशन के साथ साथ, यानी और फिर जो उसमें है ओड ऑन अ ग्रेशियन, उसमें वो ये कहता है कि बड़ी तारीफ करते हैं उसकी। एंड में वो कहता है कि सारे लोग आगे इबादत के लिए जा रहे हैं, विलेज अकेला है। अकेले को सुनते ही इसके माइंड में अचानक अपनी लॉनलीनेस आती है और वो इमेजिनेशन ब्रेक होती है, एंड ही इज नाउ राइटिंग इन हिज ओन सेल्फ, यानी उससे बाहर आ जाता है।
टोन ऑफ अ बर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंससनेस हम डिस्कस कर चुके हैं। बर्ड की टोन किस तरह इंपॉर्टेंट है कि जो पर्टिकुलर बर्ड है नाइटिंगेल, अब कीट्स जो है बहुत खुश था। वो शुरू में कहता है माय हार्ट एक्स एंड द ड्राउजी numbness pains, my senses as though hemlock I have drunk, or emptied some dull opiate to the drains। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरे दिल में, मेरे सीने में दर्द है। क्यों है? रीजन ये कि क्यों है कि वो खुश हो रहा है नाइटिंगेल के साथ, तो दर्द की बात कहां से आ गई? व्हाई इज टॉकिंग अबाउट aching heart when he is happy with Nightingale? So the problem is कि उसका जो दिल है इस वक्त दुनियावी परेशानियों, टेंशनों में भरा हुआ है। बहुत तकलीफें हैं उसके दिल में, बहुत दुख हैं, जो सारी मैंने बता दी आपको, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। अब उसका जो दिल है इतना सा, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब उसके दिल में, यानी ये जो इतना उसका साइज है, इतना तो उसके अंदर दुख भर चुके हैं। उसके पास इतनी सी जगह रहेगी, यानी सिर्फ एक 16 GB वाली एक फ्लैश ड्राइव ले लें और 15.5 GB आप उसमें भर दें। अचानक आपकी नजर पड़े कि यार ये वाली मूवी या ये वाला सीजन में अगर कॉपी कर लेता तो मैं कितना इसको इजीली या खुश होकर देखता, या कितना मुझे मजा आता है इसको देखने का। लेकिन अब इशू ये है कि आपके पास जगह नहीं। इन सिंपल वर्ड्स, आप किसी कजन की शादी पे थे, आपके पास सारी तस्वीरें आ गई, लेकिन जो कैमरामैन वाली तस्वीरें वो भी जब आपको मिली तो आपके मोबाइल में या स्पेस नहीं रहेगी। अब वो तकलीफ आपको हो रही है, इसको वो तकलीफ हो रही है बेसिकली कि जो हैप्पीनेस इसको नाइटिंगेल की वॉइस से मिल रही है, वो स्टोर करने की इसके दिल में जगह नहीं है। सेकेंडली, वो फिर उसमें क्या कहता है कि एक और जो इंपॉर्टेंट बात कि नाइटिंगेल की टोन के साथ इसकी टोन चेंज होती है। जब ये खुश है नाइटिंगेल को सुन के, नाइटिंगेल की टोन बेसिकली इसके मूड के साथ बदल रही है। ये भी इसकी हाइट ऑफ इमेजिनेशन है। बर्ड तो बर्ड है, गा रहा है अपने उसी सेंस में गा रहा है, उसने वो ना दुख का गा रहा है ना खुशी का गा रहा है, वो गा रहा है। पहली बार जब ये सुनता है तो ये खुश है उससे, तो उसको गाना खुशी का लगता है। फिर वही नाइटिंगेल का गाना इसे उदासी का गाना लगता है। वही नाइटिंगेल का गाना इसे मौत का गाना लगता है। ये अपनी डेथ की बात करता है कि डार्कलिंग आई लिसन इन मैनी म्यूज एंड राइम्स आई हैव कॉल्ड डेथ विद मैनी सॉफ्ट नेम्स, कि मैंने बड़ी खूबसूरत अल्फाज से मौत को बुलाया है। तो वहां पे उसे वो कहता है कि नाइटिंगेल की आवाज ऐसी है कि मैं एक जगह पे मर रहा हूं और मेरी मौत ऐसी है कि नाइटिंगेल रिक्वेम गा रही हो, यानी मौत का गाना गा रही हो अपनी आवाज में, और मैं उसको सुनते सुनते मेरी जो आवाज, मेरी सांस बंद हो जाए। यहाँ पे क्या है, अब चूंकि मौत की बात कर रहे हैं तो नाइटिंगेल की आवाज में से मौत का एक गाना लग रहा है। और जब व्हेन ही टॉक्स के यानी इसका फॉरलॉर्न द वेरी वर्ड, तो फिर क्या होता है, नाइटिंगेल की आवाज इसको दूर सुनाई देती है। असल में क्या था, बर्ड यूं आया, उड़ता 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 मुख्तलिफ वैलीज पर चला गया। उसके बीच में जो था, इट वाज ऑल हिज इमेजिनेशन। नाउ स्विचिंग टू द नेक्स्ट वन, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। सो ग्रेशियन अर्न क्या है? अर्न ये जो आपके सामने बना हुआ एक वॉज। जी अनीला। अस्सलाम वालेकुम सर। सर माय क्वेश्चन इज दैट विद विच थिंग हिज हार्ट वाज रिप्लेटेड। किस चीज के साथ उसका दिल इतना भरा हुआ था कि वो अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था नाइटिंगेल परेशानियों की से, वॉइस दुखों को? से, टेंशनों से, मिजरीज, ओके सर, दुनियावी परेशानियों से। ओके, लेकिन थैंक यू आप सर। एक बंदे को परेशानियां जब होंगी तो उसके चेहरे के ऊपर आप फ्रेशनेस नहीं देखेंगे, बुझा हुआ देखेंगे। अब सर वो लेकिन फील स्टार्ट करना में चाह तो रहा वो है, हैप्पीनेस फील कर रहा होता है ना। वो हैप्पीनेस फील करता है उसकी आवाज सुनते ही। हम्म, देखे ना आपने, आपकी कोई परेशानी में आप मुब्तला हैं, बहुत जी परेशान सर। है, आप अपनी वालदा को देखें, आप खुश हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना आपकी परेशानियां खत्म हो गई। परेशानियां तो अपनी जगह पे हैं, वो तो खुशी उनकी प्रेजेंस से। Okay, so this is a poem about permanence of art again, and he's looking at the beauty in the permanence of art, कि art कितनी permanent है। बहुत सिंपल सा इसमें वो एक लेसन देता है। बात वो ग्रीस की कर रहा है, यानी हेलेनिज्म की। ये जो वॉज है, इसने म्यूजियम में देखा जो कि यूनान से लाया गया था, ग्रीस से लाया गया था। उसके ऊपर ग्रीक आर्ट कल्चर सारा बना हुआ था, सारी साइड्स पे। तो ये उनके बारे में तज़किरा करता है। स्टार्ट में उनसे क्वेश्चन करता है कि जो गॉड्स हैं ये कौन है, इंसान है, लेजेंड्स हैं कौन है, ये जो मंदिर है ये किस जगह पे है, ये सिटाडेल जो है ये कहाँ पे है, और ये मुख्तलिफ जो लोग बने हैं एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं,
कि मैड परस्यूट्स हैं लव की, ये क्यों है। उसके बाद फिर ही स्टार्ट्स टॉकिंग कि अर्न के अंदर ऐसा क्या है जो इसकी लाइफ में नहीं है। सो इसमें अगेन एस्केपिज्म यूज करता है, हेलेनिज्म, इमेजिनेशन, टेम्परेरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो कहता है कि अर्न के अंदर जो चीज है वो खूबसूरत है। मसलन आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, एंड एग्जांपल इज दिस, द पिक्चर ऑफ जॉन कीट्स हियर। I hope that is visible to all of you. Now, in this picture, this is what he basically means to say. You can see John Keats on your screen, बेशक उसकी एक पेंटिंग होगी. He seems satisfied when he's sitting. वो सोच रहा है, अब अगर वो यहाँ पे स्माइल कर रहा होता तो क्या हुआ, ये तस्वीर परमानेंट होगी, ये तस्वीर हमेशा के लिए परमानेंट हो चुकी है. कीट्स मर चुका है लेकिन ये तस्वीर परमानेंट है, इस तस्वीर की ब्यूटी कहीं नहीं गई. कीट्स की अपनी बहुत सारी परेशानियां होंगी लेकिन यहाँ पे रिलैक्स मूड में है और ये रिलैक्स मूड हमेशा रहेगा. वो सेम कीट्स अपनी लाइफ में परेशान होगा लेकिन जो उसकी तस्वीर है उसके अंदर वो हमेशा हैप्पीनेस होगा. आपकी जो फैमिली फोटो है जिसमें आप कभी खुश नजर आ रहे हैं, उस फैमिली फोटो में मे बी हम अक्सर बहुत अर्से बाद देखते हैं, रिविजिट करते हैं, तो हम कहते हैं कि यार कितना अच्छा टाइम था. वो अच्छा टाइम इसलिए था कि उसके अंदर सारे स्माइल कर रहे हैं और वो स्माइल परमानेंट हो चुकी है, अब उसको जवाल नहीं है. सो यहाँ पे वो ये कहता है कि आर्ट को जवाल नहीं है. वो कहता है कि इसमें अब जो शाखें हैं वो जो के जिन पे पत्ते दिखाए गए वो पत्ते हमेशा रहेंगे. उन शाखों के नीचे जो एक सिंगर बैठा गाने गा रहा है उसके गाने हमेशा चलते रहेंगे क्योंकि उसने गाना स्टार्ट किया है. जैसे हमें नया गाना एक नया गाना पहली दफा सुनते हैं तो गाना हमें हमेशा नया गाना लगेगा और फिर उसमें जो लाइक मोर हैप्पी 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 लव, कि उसकी मोहब्बत भी बढ़ती जाएगी, उसका गाना भी तरोताजा रहेगा, सेम रहेगा. जो दो लवर्स दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं आइडियल पार्क में, वो दोनों एक दूसरे के मजीद करीब नहीं आ सकते लेकिन ये भी है कि वो एक दूसरे से दूर भी नहीं जा सकते क्योंकि आर्ट उस तस्वीर में परमानेंट हो चुकी है. यहाँ पे अपनी फैनी ब्राउन का रेफरेंस देते हुए कहता है कि तुम्हें उस लवर को कहता है कि तुम चूंकि अपनी बिलव्ड के मजीद करीब नहीं हो सकते तो ये भी टेंशन ना लो कि तुम उनसे दूर जाएगी, फेड नहीं होगी क्योंकि आर्ट इमोर्टलाइज हो चुकी है. सो वो कहता है कि जो इंसान की जिंदगी है वो मुश्किलात से भरी है. कहता है ये अर्न चलता रहेगा, इसके ऊपर ये जो चीजें हैं ये प्रिजर्व हो चुकी हैं और इंसान की लाइफ जो है वो बदलती रहती है. इन द एंड ही टॉक्स अबाउट कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, एक विलेज दिखाया गया, समुंदर के किनारे है या किसी पहाड़ पे है, तो उस विलेज से जो लोग हैं वो निकल रहे हैं किसी इबादत के लिए. कोई एक पायस मॉर्निंग लग रही है कि वो कुर्बानी देने जा रहे हैं. एक हीफर है, बछड़ा जिसको उन्होंने गार्लेंड्स पहनाए हुए हैं और वो रो रहा है कि उसे जैसे पता हो कि कुर्बानी होने लगी है मेरी. तो पीछे जो गांव है वो खाली है क्योंकि सारे लोग इस पे निकल आए. अब वो गांव ताहयात खाली रहेगा क्योंकि आर्ट इमोर्टलाइज हो चुकी है. सो उसके बारे में वो कहता है कि और जैसे ही वो उस गांव की बात करता है कि रिमेंबर्स हिज ओन लोनलीनेस एंड ही कम्स बैक, उसका इमेजिनेशन टूट जाता है. ओड टू ऑटम नेचर के ऊपर है. ही टॉक्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटम जिसको हम इग्नोर करते हैं. Everyone tends to like spring. Autumn की तरफ या उसके वाले से poems बहुत कम लिखी गई. So he talks and gives a different imagination of nature. Particular autumn के महीने के fruits, birds, insects, sounds, the overall atmosphere on the sky. तो इन तमाम चीजों को वो डिस्कस करता है बड़ी डिस्क्रिप्टिव किस्म की इमेजरी के साथ. और ये साइकिल ऑफ लाइफ दिखाता है बेसिकली उसमें कि ये किस तरह चीजें जो हैं, यानी पत्ते गिरते हैं लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर बड़ी प्रोडक्टिविटी भी है इस मंथ के अंदर. देन ओड टू साइकी, जिस तरह मैंने बताया कि वो हेलेनिज्म के ऊपर है. वो अपने माइंड में एक गार्डन्स बनाता है, बॉडी और सोल की यूनियन करता है जिसमें वो कहता है क्यूपिड यानी एंजल जो है, एंजल ऑफ लव. आपने अक्सर देखा होगा दिल के अंदर तीर घुसा होता है. वो जो तीर है वो क्यों घुसा हुआ है कि वो तुमने सड़क छाप आशिकों ने एक चीज बना दी ना. वो तीर बेसिकली दो तरह के तीर होते हैं. क्यूपिड जो कि ज़्यूस का बेटा है उसके पास होते हैं, एक होता है नफरत का, एक होता है मोहब्बत का. जिस बंदे को वो नफरत का तीर मार देता है उससे उसको साथ वाले बंदे से नफरत हो जाती है. जिसको मोहब्बत वाला तीर बजता है वो एक दूसरे से मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली है कि वो क्यूपिड जो है बेसिकली वो साइकी का लवर है और दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं. दिस इज बेसिकली अबाउट हिज इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सफरिंग. के he talks about suffering के
जो सफरिंग हर एक को फेस करनी पड़ती है, एंड एवरी गुड थिंग हैज टू कम टू एन एंड, बट बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट हिज इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, क्योंकि जो वो बता रहा है दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, इट इज ऑल इन हिज माइंड, इट इज ऑल इन हिज इमेजिनेशन। मेलैंकोली जो है, ओड ऑन अ मेलैंकोली, ये जो है इसमें वो सैडनेस के हवाले से जैसा टाइटल है इसका। सो फर्स्ट स्टैंजा टेल्स व्हाट नॉट टू डू, और द सफरर शुड नॉट गो टू लेथे, यानी जो कि उसमें ओड टू अ नाइटिंगेल में उसने जिक्र किया कि रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, के फॉरगेट हिज सैडनेस, क्योंकि ही शुड नॉट कमिट सुसाइड, उसे इस तरह के नेगेटिव मीन्स नहीं लेने चाहिए एस्केपिज्म के। और टू नाइटिंगेल में वो ये कहता है कि मैं इस तरह की फजूल चीजें करके इमेजिनेशन में नहीं जाऊंगा, आई गो बाय यूजिंग व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, पोइट्री के व्यूलेस विंग्स के ऊपर बैठ के जाऊंगा। फिर वो कहता है कि जो ऑब्सेस्ड हैं, जिस तरह लोग ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेथ से, मिजरी से, इनसे हमें ऑब्सेस नहीं होना चाहिए। बेसिकली अ काइंड ऑफ टोन जिसमें वो एक तरह से कंसोलेशन दे रहा है। एंड देन ओड ऑन इंडोलेंस, जिसमें मॉर्निंग विजन दिखा रहा है ऑफ थ्री फिगर्स जो कि एक क्लासिकल ड्रेस में है, और द passing before the poet as if like they were ancient drawings on a spinning urn, जिस तरह वो भी एक ड्राइंग हो जिसको ये देख रहा हो। सो पोइट देख लेते हैं कि एक लव एम्बिशन है, एक लव है, एक एम्बिशन है, एक पोइजी यानी पोइट्री है। तो ये तीन फिगर यानी उसमें पर्सोनिफाइड फॉर्म में है। तो ये and the fleeting presence sadly reminds the poet of his recent idleness, कि उसमें he was not doing anything extraordinary। तो इन चीजों से वो क्या सीखते कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये इमेजेस मेरे माइंड में आए हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए। ओड ऑन मेलैंकोली इसकी दूसरी ओर थी अगर क्रोनोलॉजिकल लेवल पे देखा जाए, और सबसे पहले ऑटम लिखी इसने और फिर इसने ये लिखी। सो बेसिकली इट इज लाइक अबाउट हिज ओन सेल्फ, कि वो क्रिएटिविटी की पावर। हाइपीरियन जो इसका वर्क है दैट इज आल्सो अबाउट हेलेनिज्म। हाइपीरियन में क्या है बेसिकली कि ही टॉक्स अबाउट हाइपीरियन, जो कि अगेन यू शुड नो ग्रीक माइथोलॉजी इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट। ग्रीक माइथोलॉजी क्या थी कि जो टाइटन्स थे, यानी जो इसका बाप था हाइपीरियन का, और यानी ज़्यूस का भी जो बाप था, वो बेसिकली उसमें उनको उसको सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि उसके बारे में यह था कि क्रोनस उसका नाम था, थेया उसकी वाइफ थी। तो उसके ये था कि वो जब भी उसका कोई बच्चा होता वो उसको निगल जाता, क्योंकि उसे था कि इनमें से शायद कोई उसे उसका तख्ता पलट देगा। रिजल्ट क्या निकला कि ज़्यूस जो था उसे छुपा लिया गया कहीं, ये मैंने शायद पहले बताया था आपको। पर ज़्यूस जो बड़ा हुआ उसने ओवरथ्रो किया, तो वो जो उसके फादर, उसमें फादर था जो कि इसका जायंट था, उसके बाद हाइपीरियन था, उसमें एटलांटिस यानी वो था एटलस था, उसमें प्रोमीथियस था, यूफिमीथियस था, बहुत सारे जायंट्स थे जिनको सरेंडर किया गया, जिन्होंने सरेंडर किया और उनको बहुत ज्यादा घिनौनी सजाएं दी गई ज़्यूस की तरफ से। सो बेसिकली फिर आ गया ज़्यूस का रूल, तो वो जुपिटर जिसको कहा जाता है रोमन में, उसने रूल करना शुरू कर दिया। अब ये जो है ना, इसमें जुपिटर इसका रोमन नेम है, और जो है इसका नाम जो इसमें है ग्रीक माइथोलॉजी में दैट इज ज़्यूस। सिमिलरली नेपच्यून जो है वो इसका रोमन नेम है, और शेनियस जो है इसका ये एक तरह से इसका वो है लाइक जिसको हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, एक नाम इसका और भी है, आई एम फॉरगेटिंग दैट। ये इसका है जो वो नेम जो कि ग्रीक्स या ग्रीस से दिया गया है। बेसिकली हाइपीरियन क्या है? हाइपीरियन इज समवन or a giant who is equivalent to Apollo. Apollo sun god है। Similarly, अब उसने सूरज का निजाम संभाल लिया। हाइपीरियन ये वो लोग हैं जो ओवरथ्रोन है, गॉड्स हार चुके हैं, सॉरी जायंट्स हार चुके हैं, और अब ये गॉड्स से बदला लेना चाहते हैं। सारे गॉड्स की पावर खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ बचा है तो हाइपीरियन बचा है, जो कि कुछ उठे और हिम्मत करे, और वो विलिंग है, उसको उसकी हेल्प भी होती है इसमें कि वो उठे और जाके थोड़ा सा लोगों से अपनी दोबारा से स्ट्रेंथ को इकट्ठा करे और लड़े गॉड से। ये अलग बात है कि ही इज नॉट सक्सेसफुल। सो ये बेसिकली 4 बुक्स में, यानी तकरीबन 1000 लाइंस हर बुक में लिखी गई। ये है एंडीमियन हमारी जो नेक्स्ट पोम है।
इसमें बेसिकली अगेन ही टॉक्स अबाउट ग्रीक माइथोलॉजी, और इसमें वी गेट टू नो कि क्लासिकल इल्यूजन्स नरेटिव इसने बहुत ज्यादा यूज किया, और द स्टोरी इज फ्रेम्ड बाय द रियल एनवायरनमेंट ऑफ अ टेरेस्ट्रियल लोकेशन, के एक रियल किस्म का एनवायरनमेंट दिखाया गया, बट एट द एंड Endymion's fulfillment is it removes him from the realm, कि उसे वहां से निकाल दिया जाता है, और in between he must conquer many obstacles in mysteries or subterranean and subaquatic environment, कि जमीन के अंदर, पानी के अंदर उसे बहुत सारी चीजों को हासिल करना है, अचीव करना है. So these are like those works जिसने इनको इसको immortalize किया, और जिसकी वजह से कीट्स का नाम है. You must be knowing the basic conceptions, basic themes जो कि repeat होते हैं time and over again इसके तमाम तर works में. So that will help you. Now switching to Shelley. We call him Shelley, but that is wrong. He is Shelley. ओके जी. सो पर्सी बायशे शेली जो कि बहुत इम्पोर्टेंट राइटर है, एंड ही इज आल्सो फ्रॉम दोज पीपल जो कि रोमांटिसिज्म के उस पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे पूरा उतरते हैं. लेकिन जैसे वर्ड्सवर्थ नेचर का है, कॉलेज सुपरनैचुरल का है, कीट्स ब्यूटी का है, शेली इज अ पोएट ऑफ रेवोल्यूशन. सो इज आल्सो कॉल्ड Son and Singer of Revolution. ये इसकी important poems हैं: Ode to the West Wind, Hymn to Intellectual Beauty, To a Skylark, and Ozymandias. So Ozymandias जो है, that is also very important work. अब यहाँ पे like इसकी जो life story थी, that was not as sorrowful as that of Keats. लेकिन ये है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत इसके अंदर जिस तरह एक इसकी जो वाइफ थी हैरियट, शी कमिटेड सुसाइड व्हाइल शी वाज प्रेग्नेंट विद द थर्ड चाइल्ड, और उसमें उसके बच्चे की भी डेथ हो गई, और उसमें इसका एक बेटा, उसकी डेथ हुई मलेरिया से. सो ये बेसिकली इसने भी लाइफ के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे. एडोनिस इसने लिखी टू रिफर टू जॉन कीट्स. दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, आपस में इकट्ठे मिलते भी थे, ट्रैवल भी करते थे. और ही डाइड ऑफ ड्राउनिंग, ये डूबा था और डूब के इसकी डेथ हुई थी. तो बेसिकली इसके बारे में कहा जाता है कि रेवोल्यूशनरी पर्सन, और जो रेवोल्यूशन था इसमें वी सी के किस हद तक उस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इसको इंस्पायर किया था. और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है बेसिकली ये वो रेवोल्यूशन था जो कि एक ब्लडी रेवोल्यूशन था, और ये चूंकि रोमांटिसिज्म से पहले आ चुका था, लेकिन कीट्स शेली वाज स्टिल, और ये चाहता था कि ये दोबारा से ये रेवोल्यूशन जो है, ये नहीं, इसकी फिजा गर्म रहनी चाहिए ताकि जो लोग हैं वो इस चीज को भूलें नहीं, या इस चीज को इसकी एक, यानी वो इनकी नेचर में होना चाहिए. इसके जो वर्क्स थे जिसमें हम देखते हैं कि लाइक द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, प्रोमीथियस अनबाउंड, और जो है लाइक इसमें आउट टू द वेस्ट विंड, इसके अंदर में बड़ा रेवोल्यूशनरी टच नजर आता है. प्रोमीथियस कौन था? प्रोमीथियस, जिसका मैंने अभी नाम लिया, एक जायंट था. इसके क्या हुआ कि प्रोमीथियस, एटलस, एफिमीथियस, ये तीन भाई थे, ये जायंट्स थे तीनों. जब हारा, जब ज़्यूस जीता, तो उसने एटलस को तो लगा दिया कि आसमान को उठा के रखेगा, तो आसमान को उठाना पड़ेगा उसे सारी उम्र जब तक वो रहेगा. इसलिए एटलस माउंटेन भी है जो बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, और एटलस का एक मुजस्मा भी बनाया गया इस तरह जिस तरह इसने एक पहाड़ को कंधा दिया हुआ है, बेसिकली आसमान को कंधा दिया हुआ है. उसका भाई था एफिमीथियस, जिसकी शादी जिस खातून से हुई उसका नाम पेंडोरा था, और पेंडोरास बॉक्स बेसिकली ये हुआ क्या था कि जो वो था लाइक प्रोमीथियस ने ये किया कि उस शुरू में जो आग थी वो इंसानों के पास नहीं होती थी, वो होती थी गॉड्स के पास, माउंट ओलंपस पे. उसने वो आग चोरी की, और इंसान क्या थे, ठिठरते थे, ना फसलों का पता, ना कोई हर्ड्स पालने का पता, ना सिविलाइजेशन, ना कल्चर.
तो उसने उनको वो सिखाया सब। उसने वहां से आग चोरी की, इनको दी, और इन्होंने बड़ी अच्छी कल्टीवेशन की, सिविलाइजेशन की, बड़ा अच्छा खाना पकाना शुरू कर दिया। पहले हम ही कच्चा खा जाते थे। तो बड़ा खुश हुए लोग आपस में, लेकिन ज़्यूस को बड़ा गुस्सा आया। ज़्यूस ने फिर दो काम किए। एक तो यहाँ पे इसको, प्रोमीथियस को, उसने सजा दी कि ये एक बहुत बड़े एक पहाड़ के ऊपर बंधा रहेगा, और जो इसका, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, जो कि ज़्यूस का एक और बेटा था, जो कि एक तरह से ब्लैक स्मिथ का काम भी करता था, उसने उसको चेन्स बनाई कि ये हिल ना सके। तो एक बड़ा सा बर्ड आएगा, ईगल आएगा, जो रोज उसका लिवर खाएगा, और लिवर खा के जब वो चला जाएगा तो उसका लिवर फिर ग्रो करना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट डे तक, और अगले दिन फिर बर्ड आएगा। सो दिस वाज आल्सो कंटिन्यूअस लाइक द पेनल्टी ऑफ एटलस। दूसरी तरफ उसने क्या किया ज़्यूस ने, कि उसने पेंडोरा नामी एक खातून क्रिएट की, जो कि बहुत खूबसूरत थी, और प्रोमीथियस के ब्रदर एफिमीथियस से उसकी शादी कर दी। जब वो शादी हुई तो उसको गिफ्ट में गॉड्स ने एक बॉक्स दिया कि इस बॉक्स को नहीं खोलना। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्यूरोसिटी। तो जब वो बॉक्स लेके आई तो उसको अचानक उसके अंदर से आवाजें आती रहती थी। उसने एक दिन वो बॉक्स खोल दिया, उसमें से जेलसी, हेट्रेड और ये बैक बाइटिंग, ये सारी मुख्तलिफ किस्म की बुराइयां निकली, और उस पूरे वो जो कल्टीवेशन लोगों ने सीखी, सिविलाइजेशन सीखी आग लेने के बाद, उनमें फैल गई। लोगों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, फसलें बिगाड़ के रख दी। इन द एंड फिर उसी बॉक्स में से एक और एलिमेंट रह गया था, दैट वाज होप। वो होप निकला, लोगों में गया, तो फिर लोगों ने फिर से अपने आप को बिल्ड अप करना शुरू किया। अब एक और छोटी सी मेथड से कनेक्ट कर दूं कि हरक्यूलिस का नाम आपने सुना होगा, जो ज़्यूस का बेटा था, जमीन पे रहता था, एक बादशाह के पास काम करता था। बादशाह उसे हमेशा भेज देता था दूर कि जाके मुख्तलिफ बड़ी बड़ी ना सर होने वाली मुहिमात पे, लेकिन वो सर कर आता था। उसने उसको भेजा था एटलस के पास। उसने भेजा था कि 3 गोल्डन एप्पल्स लेके आना, और ये बड़े दूर हैं, म्यूजेस हैं उनके पास। तो वो जाता है जब और वो उसको मिलता है बीच में प्रोमीथियस। सो प्रोमीथियस की चेन्स वो तोड़ता है और उसको आजाद करता है। दिस इज प्रोमीथियस अनबाउंड। वो उसकी चेन्स तोड़ता है, उसको सजा से छुटकारा दिलाता है। फिर वो उसे बताता है कि तुम एटलस के पास जाओ, माय ब्रदर जो कि एक जगह पे सजा भुगत रहा है। ये उसके पास जाता है, एटलस को कहता है, वो कहता है कि तुम नहीं जा सकते वहां पे, तुम मेरी जगह आसमान को उठाओ, मैं तुम्हारी जगह जाता हूँ। सो ये आसमान को शोल्डर करता है और वो आगे जाता है और जाके वो एप्पल्स लेके आता है। फिर उसे कहता है कि चूंकि मैं तो बड़े अरसे से आसमान को उठा रहा हूँ, तो अब तुम ही उठाई रखो। वो कहता है लंबे बंदों की अकल गिटों में होती है। तो ये उसे कहता है कि भाई ठहरो एक मिनट, वो जो मेरा एक चादर है, मुझे उसकी, यानी शेर की खाल, उसकी थोड़ा सा कुशन बनाने दो ताकि मैं आसानी से उठा लूं। तो एटलस आके एप्पल्स वहीं फेंकता है और उठाता है, और ये एप्पल्स लेके निकल जाता है। सो दिस वाज ऑल द मिथ बिहाइंड दिस। सो नाउ यू सी रोमांटिक्स को समझने के लिए ग्रीक मिथ्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सो इसमें बचपन से ही बहुत ज्यादा रेडिकल किस्म के आइडियाज थे। लाइक कार्ल मार्क्स के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस था, गांधी के हवाले से, गांधी इसको बड़ा कोट करता था, उसके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस था। बहुत सारे रेडिकल जो लोग थे उनके ऊपर इसके इन्फ्लुएंसेस थे। तो और वो बल्कि इसकी नज़में पढ़ा भी करते थे। इसने बचपन में ही इसके, सॉरी जब यूनिवर्सिटी में था, इसके कई आर्टिकल्स थे जिसकी बेस पे इसको एथियज्म का नाम दिया गया कि ये एथियस्ट है, और काफी हद तक इसमें रेडिकल किस्म का बिहेवियर है। दो सारी दुनिया इसको एथियस्ट मानती है, बट इसकी जो वर्क है 1817 में लिखा गया, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, दैट प्रूव्स दैट ही इज नॉट एथियस्ट। वो एथियस्ट नहीं है, ही इज बेसिकली अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन। वो रिलीजन्स के अगेंस्ट नहीं है, वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है। अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। सो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। नाउ कमिंग टू his important works, Ode to the West Wind. शेली की एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ब्राउनिंग की, कि इनकी, इन दोनों पोइट्स की एंडिंग जो है पोम्स की, वो होपफुल नोट पे होती है, अक्सर, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर। पहले वो बताता है कि वेस्ट विंड जो है उसके क्या असरात होते हैं। वेस्ट विंड कौन सी है? ये इंग्लैंड में चलने वाली हवा जो कि मगरिब से आती है, और ये वो विंड है जो कि चलती है तो बहुत ज्यादा हद तक बेड़ा गर्क करके रख देती है चीजों का, फसलों का, क्योंकि बहुत तेज और तंद आंधी होती है। वो पहले बताते हैं उसका यानी अपरेंट उसकी मीनिंग्स, कि वेस्ट विंड जब आती है तो आके सारे पत्तों को उखाड़ देती है शाखों से। ये वो पत्ते जो मुर्दा हो चुके हैं, और वो उन पत्तों को जब ये उठा के कहीं दूर फेंकती है तो उन पत्तों के अंदर से सीड्स जो होते हैं वो जमीन के अंदर जाते हैं, और जमीन के ऊपर जब बर्फ पड़ती है वो जमीन का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर एक टाइम आता है उसमें से नए पौधे निकलते हैं।
तो कहता है वेस्ट विंड जो है प्रिजर्वर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है। फिर उस वेस्ट विंड से कहता है हेयर ओ हेयर, हर स्टंजा के एंड में ये कह रहा है हेयर ओ हेयर कि मेरी इल्तिजा सुनो। फिर वो कहता है वेस्ट विंड का जो असर है स्काई पे, कहते हैं जिस तरह पत्तों को उखाड़ देती है इस तरह ये बादलों को भी उखाड़ देती है आसमान की शाखों से, और तहस नहस कर देती है, काले बादल हर तरफ छा जाते हैं, ओले बरसते हैं। वो कहता है लाइक, और इतनी प्यारी इमेजरी है, लेट मी जस्ट थोड़ा सा ये इसका टेक्स्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पे यानी उसके अंदर उसका जो रेवोल्यूशनरी पन है वो हमें नजर आ रहा होता है कि कितना वायलेंस बेसिकली वो डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे रेवोल्यूशन का, यानी रेवोल्यूशन को कितने वायलेंट अंदाज में दिखा रहा है, या इसमें कितने वायलेंस। जी उसामा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो यहाँ पे कहता है कि angels of rain and lightning, they are spread on the blue surface of thine airy surge, like the bright hair uplifted from the head of some fierce fiend, even from the dim verge of horizon to the zenith sight. और उसमें वो फिर कहता है कि of the dying year, to which this closing night will be a dome of a vast sepulchre, vaulted with all thy congregated might, of vapors from whose solid environment or atmosphere black rain, fire and hail will burst or here. अब आप कभी इस नज़म को पढ़िएगा, यू विल सी कि कितने इसने वायलेंट किस्म के इमेजेस दिए हैं। सो ही इज बेसिकली ट्राइंग टू शो कि दिस इज हाउ वायलेंट लाइक रेवोल्यूशन इज। तो यहाँ भी जिस तरह पहले में वो कहता है कि यही वेस्ट विंड जब चलती है तो बहुत सारे पत्तों को उखाड़ देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, इन्हीं के बीज इसकी वजह से नए निकलते हैं, तो ये बेसिकली नई फसलें बनती हैं, तो ये प्रिजर्वर है। रेवोल्यूशन भी इसी तरह डिस्ट्रॉयर भी है कि गलत लोगों को मार देता है, प्रिजर्वर है कि आने वाली नस्लों को बचा लेता है। देन ही टेल्स वेस्ट विंड का असर समुद्र में क्या है। ही टेल्स के अबाउट अटलांटिक ओशन की, जिसके अंदर वेस्ट विंड जब चलती है तो अटलांटिक ओशन के ऊपर जिस तरह एक शिप यानी एक जो प्लेन है जब समुद्र के ऊपर से जाएगा तो समुद्र को ऐसे क्लीव कर देता है अपने एयरी प्रेशर से। वो कहते हैं उस वेस्ट विंड इतनी तेज है कि समुद्र को हवा चीर देती है, बल्कि उसकी डेप्थ के अंदर जो पौधे हैं, फॉइल्स हैं, वो ट्रेम्बल करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इतनी स्ट्रिक्ट है वेस्ट विंड। तो क्या कहता है बेसिकली कि वेस्ट विंड जो है दैट इज रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन जब आता है तो हर चीज को तहस नहस कर देता है। फिर सिंबॉलिक वो किस तरह है कि ही कंसीडर कि वेस्ट विंड जो है वो रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। वो ये भी कहता है पहले मैं एक्टिव रेवोल्यूशनरी था, अब मैं पैसिव हूँ, एक पत्ते की तरह मैं उड़ूं उस हवा के साथ, बेशक एक लाइट की तरह जो कि हवा पड़ती है बजना शुरू हो जाता है, या एक बादल की तरह रेवोल्यूशन के साथ उड़ना शुरू हो जाऊं। तो कम से कम जैसे वेस्ट विंड के साथ पता उड़ा है, बेशक मेरी अपनी ताकत नहीं होगी, ताकत वेस्ट विंड की जिसमें एक पता उड़ा है, लेकिन एटलीस्ट आई वांट टू शेयर द स्ट्रेंथ, आई वांट टू शेयर द पावर ऑफ वेस्ट विंड। सो यहाँ पे वो उसको उस सेंस में ला रहा है। काइंडली समवन ये टाइप कर दें इसमें कि जिसको आवाज नहीं आ रही वो एक बार एग्जिट करके दोबारा आए, आवाज आ जाएगी। सो ये उसकी कुछ लाइंस है जिसको मैं आपको भेजूंगा, यू कैन रीड दैट। जी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन है कि फ्रांस से ओरिजिनेट हुआ था। देखिए ये सारे जो थे ना, ये सारे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये उसी तरह कि जिस तरह कोई डिक्टेटर आता है तो हम सारे शुरू में इंस्पायर होते हैं, बाद में खिलाफ हो जाते हैं। तहरीक इंसाफ आई तो हम सारे पहले शुरू में थे साथ, और फिर हम सारे उससे नाला हो गए। वो ये कि शुरू में हमें नहीं पता चीज का, जब वो चीज अपने असरात दिखाती है फिर हमें उससे आइडिया होता है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में आया था, इंग्लैंड में आने से बचाया गया था जबरदस्ती, वरना इंग्लैंड के अंदर भी वही हालात थे जो फ्रांस में थे। ये अलग बात थी कि कुछ टैक्टिक्स यूज करके जो तब की गवर्नमेंट थी उसने इसको टाल दिया, अवाम का बेसिकली गुस्सा ठंडा कर दिया। और इसके एंड में ये कहता है द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस है कि अगर विंटर आ गई तो स्प्रिंग कितनी दूर है, यानी रात की तारीख तरीन पहर के बाद सुबह होती है। तो वो एक होपफुल नोट दे रहा है, ऑप्टिमिस्टिक नोट दे रहा है कि थिंग्स विल गेट बेटर। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, अगेन होपफुल इन द एंड। और वो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के बारे में कहता है कि कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है।
और वो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को ढूंढ रहा है और वो कहता है कि इंसान को भी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को ढूंढना चाहिए. हियर दिस पोएम प्रूव्स दैट ही वाज नॉट एथियस्ट. वो यहाँ पे क्या कहता है कि इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है हर जगह पे, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है? द नेचर, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. वो कहते हैं वो कंसिस्टेंट भी है, इनकंसिस्टेंट भी है. व्हाट ही रियली मीन्स टू से इज कि इंसान का एटीट्यूड उनकी तरफ कंसिस्टेंट भी है, इनकंसिस्टेंट भी. लाइक एक टाइम आता है हम पे कि अजान से पहले हम नमाज के लिए वजू करके बैठे होते हैं. एक टाइम आता है कि 10-15 जुम्मे निकल जाते हैं, हमें तौफीक नहीं होती मस्जिद में जाने की. तो अजानें तो हो रही हैं, अल्लाह की ब्लेसिंग तो आ रही है. अब डिपेंड करता है हम पे कि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते. फिर वो कहते हैं कि मैंने बड़ा कोशिश की कि मैं खुदा को ढूंढूं. मैं बड़े ग्रेव्स में गया, बड़े रून्स में गया, बड़े सीक्रेट चैम्बर्स में गया. मैं ऐसी ऐसी जगह पे गया जहाँ पे मुझे था कि कोई चलो जिन भूत बदरू मिल जाएगी जिससे मैं ये पता करूं कि भाई मुझे कोई रियलिटी बता दो नेचर की या चीजों की. लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, मुझे किसी की आवाज नहीं आई. ये जो रिलीजन है ये सारे फ्रेल स्पेल्स हैं, यानी ये फजूल किस्म के जादू मंत्र हैं. बेसिकली व्हाट ही मींस टू से इज ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन. कहता है एक दिन जब मैं थका हारा बैठा अपनी जात के बारे में सोच रहा था या खुदा के बारे में सोच रहा था, अचानक वो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी का मुझ पे रिवील हुआ, यानी मुझ पे ज़हूर हुआ. और मैं आई क्लैस्प्ड माय हैंड इन एक्सटेसी. मैंने अपने हाथों को थाम लिया वजद में आके कि ये जो है मेरे साथ क्या हो गया. यानी यहाँ पे वो कहता है कि while yet I as a boy I sought for ghost and sped through many a listening chamber, cave and ruin, and starlight wood with fearful steps pursuing hope of high talk with the departed dead. कि कोई मुर्दा मिले उससे मैं ये ऊंची बातें करूं, यानी उससे ये कोई ओरिजिन की या खुदा की बातें करूं. I called on poisonous name with which our youth is fed. यानी रिलीजन्स को मैंने पॉइजनस नेम्स दिए जिससे हमारे यूथ को फीड किया जाता है, यानी जिससे उनको गुमराह किया जाता है. आई वॉज नॉट हर्ड. मुझे नहीं किसी की आवाज आई, मैंने किसी को नहीं सुना, मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी. आई सॉ देम नॉट. मैंने किसी इस तरह की सुपरनेचुरल बीइंग को नहीं देखा. When yet musing deeply on the lot of life, at what sweet time when winds are wooing and this and blah blah, suddenly thy shadow fell on me. अचानक मुझ पे ज़हूर हो गया. I shrieked and clasped my hands in ecstasy. कि फरते जज्बात में आके मैंने अपने हाथ थाम लिए कि वाकई ये सच हो रहा है मेरे साथ या ये मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ जिसमें मैं अपने आप को चुटकी काट लेते. सो इन द एंड ही क्या कहता है वो कि ये जो मेरे साथ हुआ जिस तरह मैंने खुदा को हासिल किया, मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं ना हूँ, पूरी ह्यूमैनिटी इस तरह खुदा को हासिल करे. यानी वो इन आम रिलीजन या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के पीछे लग के खुदा की असलियत को भूल ना जाए. जिस तरह बाबे बुल्ले शाह का कॉन्सेप्ट था, उस जमाने के तमाम तर मौलवी हजरात उनके खिलाफ थे, उन्हें काफिर कहते थे. लेकिन यह है कि और उन्हें सो एंड सो जब उनकी वफात हुई तो उन्हें कसूर शहर के अंदर दफनाने की इजाजत नहीं थी, उन्हें दूर दफनाया गया शहर से. लेकिन अब क्या है, वो शहर खुद ब खुद चल के उनके पास आ गया. अब वो बिल्कुल सिटी सेंटर में उनका श्राइन है. तो ये है कि आप चीज़ों को नहीं जानते, आप सिर्फ तबसरे करते हो. हम रिलीजन को जिस तरह लेके चलते हैं, मे बी रिलीजन के अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम फैब्रिकेट कर लेते हैं या शायद उनको ऐसे करना नहीं चाहिए. टू अ स्काईलार्क. अब टू अ स्काईलार्क जो है, इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव पोम. अब आई वुड लाइक टू शेयर सम वर्ड्स फ्रॉम इट. अब ये जो है टू अ स्काईलार्क, ये जिस तरह टू अ कुकू और डैफोडिल्स या और टू अ नाइटिंगेल, इस तरह की जो नज़में लिखी गई बर्ड्स के ऊपर, उसी तरह ये शेली की जो नज़म है टू अ स्काईलार्क, दैट इज वंडरफुल वर्क, जिसमें ही इज टॉकिंग अबाउट नेचर, ही इज टॉकिंग अबाउट अ बर्ड विच इज द एसेंस ऑफ इट. ये भी उसकी आवाज को सुनता है. इसमें बेसिकली क्या है, नेचर है, सिमिलीज है, ह्यूमन लाइफ और नेचुरल लाइफ है. स्काईलार्क एज अ नेचुरल आर्टिस्ट जिस तरह वो गाने गा रही है, और ही टॉक्स अबाउट डिप्रेशन बिकॉज उसकी लाइफ के अंदर ये इश्यूज नहीं है. अब यहाँ पे ये इसका स्टाइल देखिएगा. अव्वल तो ये पूरी की पूरी नज़म है दैट इज रिटन विद सिमिलीज, और यानी क्लास किस्म की सिमिलीज उसने यूज की. यानी हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ thou springest like a cloud of fire, the blue deep thou wingest, and singest still the dust so, and soaring ever singest. यानी किस हद तक उसने एलिट्रेशन यूज की और किस तरह, यानी आप जब आप नज़म को पढ़ेंगे यू विल गेट टू सी
कि किस किस चीज से उसने उसे कंपेयर किया. लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, सिंगिंग हिम्स अनबिडन till the word is wrought, to sympathy with hopes and fears it heeded not. Better than all the May years of delightful sound, better than all the try years that in books are found, thy skill to poet where thou corner of the ground. यानी आप अगर लिटरेचर से मोहब्बत करते हैं तो ये नज़म पढ़ने के बाद you can go to ecstasy. You will fall in love with his style. Now, Ozymandias. So Ozymandias जो है रेमेसेस के बारे में, जो कि फिरौन था, फेरो, जिसे फिरौन भी कहा जाता है और रेमेसेस भी कहा जाता है. ये रेमेसेस 2 था बेसिकली, यानी जो सेकंड फिरौन था उसके हवाले से. ये जो आप देख रहे हैं ये उसका ट्रंक है और छोटा सा बंदा खड़ा है, इसमें शायद आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसका हेड जो है वो गिरा हुआ है नीचे. यानी ये किस जमाने में जब वो अपनी शान शौकत पे था तो उसने अपना एक स्टेचू बनवाया बड़ा सा, हालात के साथ साथ वो टूट गया, अब वो जमीन पे गिरा हुआ है. तो वो एक ट्रेवलर है, वो ये अपनी दास्तान सुनाता है कि वहां पे मैंने देखा कि वो उसका स्टेचू है वो नीचे गिरा हुआ है. और ये बेसिकली एक किंग जो किसी जमाने में, फिरौन क्यों कहते हैं एक बंदे को जिसके अंदर गुरूर ही बड़ा हो, तो वो बड़ा मगरूर किस्म का इंसान था. लेकिन उसके साथ क्या हुआ, आज वो डस्ट के अंदर है और रेत के अंदर है, मट्टी के अंदर है. सो दिस इज बेसिकली अबाउट प्राइड, ट्रांजिएंस, कि इंसान चेंज, कहते हैं ना कभी भी धोन में सरिया नहीं आना चाहिए. इंसान मुख्तलिफ हालात से गुजर सकता है, जो हालात किसी के साथ हम उस पर टोंट करें, मुमकिन है वो हमारे साथ हो, अल्लाह ना करे. सो आर्ट एंड कल्चर इसमें दिखाया गया कि आर्ट, जिस तरह ये आर्ट एक ये इट वाज फाइन आर्ट बेसिकली, स्कल्पचर बनाया गया इतना बड़ा, और जो कल्चर था उस जमाने का, यानी जो फिरौन थे अपने अपने मुजस्मे बनाते थे बड़े बड़े. और मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड, कि एक नेचुरल वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे वो देखता है कि दूर दराज तक कुछ भी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ ये एक मुजस्मा है जो मौजूद है. So I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert, near them on the sand. Half sunk a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that it is sculptor, while those passions red, which yet survive, stamped of these lifeless things, that hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck boundless and bare, the lone and level sand stretches far away. कि जो किसी जमाने में बड़ा फने खां था, आज वो उसका मुजस्मा गिरा हुआ है और उसके आसपास रेत ही रेत है. सो दैट इज ऑल अबाउट शेली. सो आई होप ये तीनों जो पोइट्स हैं दे गिव यू समवट आइडिया कि आपको इनके बारे में थोड़ी सी कोई अंडरस्टैंडिंग शायद मैं डेवलप कर पाया. एंड यस, लेट मी टेल यू अगेन, इफ यू फाइंड कि आपको आवाज नहीं आ रही, सो यू कैन स्विच ऑफ और कम बैक. अब जाके दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि sometimes when you use it, आप उसको permission नहीं देते, तो आपको उस permission ना देने की वजह से आवाज नहीं आती. Okay जी, now let us discuss pragmatics, और उसके बाद we'll switch to general knowledge. आपने सबसे पहले घबराना नहीं है कि lectures जो हैं ये we are almost near the end, लेकिन जिस हमने प्रॉमिस किया कि हम इसके अंदर कुछ मटेरियल ऐड करेंगे, so definitely we will. Okay. 1960s it was a time जहाँ पे यानी एग्जांपल दी गई. 1960s में ये हुआ कि एक टेम्पल देखा गया, एक कैथेड्रल देखा गया जो कि टूट चुका था. ठीक है, जबू गाली का शिकार था, शिकस्ता हो चुका था. तो ट्रैवलर्स ने पूछा कि लाइक ये क्या हुआ इसके साथ, या ये कैसे टूटा. तो उसके बारे में कहा गया, यानी जो बच्चा था उसने सिर्फ ये रिप्लाई किया कि द वॉर, या इन द वॉर. अब ये चीज क्लियर थी, यानी उस मौके पे ये चीज क्लियर थी कि 1960 से कुछ ही अर्सा पहले एक घिनौनी जंग हुई थी, यानी एक होलनाक जंग हुई थी 40
1941 से 1939 से लेकर 45 तक, वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें बेशुमार ऐसी बिल्डिंग्स खराब हुई थी, तबाह हुई थी। अब कोई ये चीज, अब कोई कह देना कि कोई बिल्डिंग है, ये कैसे तबाह हुई, और कोई कहता है कि वॉर या लाइक इन द वॉर, सो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस जंग की बात हो रही है, क्योंकि अभी आसपास तो कोई जंग नहीं हुई। सो बेसिकली ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट। सो प्रैग्मेटिक्स इज स्टडी ऑफ मीनिंग्स, semantics is also study of meaning, but semantics is study of literal meaning, but here pragmatics is the meaning, study of meaning in context, कि मीनिंग्स को हम बेसिकली कॉन्टेक्स्ट में या कॉन्टेक्चुअल पैटर्न में यूज कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू सी दिस, वैसे तो हमें पता है इस चीज का कि व्हाट इज मेंट बाय दिस पिक्चर, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये जो बच्चा है इस पे 50% ऑफ लग गया, तो आज क्लियरेंस सेल है, ये जितने बच्चे खरीदने खरीद ले। But we really know that this does not mean, though the picture is there of a smiling baby, that this is not a sale on the baby, but in fact that is a sale on baby items, that maybe diapers, maybe toys, maybe his accessories, maybe his feeder, maybe cots. So ये सारी चीजों के ऊपर 50% sale है, but that is essentially not on the baby itself. So ये क्या है, ये pragmatic meaning है। सो हम उस चीज को प्रैग्मेटिक्स में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉन्टेक्स्ट, जैसे हमने बात किया प्रैग्मेटिक्स किया, दैट इज स्टडी ऑफ मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट दो तरह के होते हैं, वन इज डिस्क्राइब एज लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, जिसे कोटेक्स्ट भी कहा जाता है, यानी एक जो काइंड है वो है लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, जिसको कोटेक्स्ट भी कहा जाता है। कोटेक्स्ट जो है of a word is set of other words used in the same phrase or sentence, ये इकट्ठे ही होते हैं तकरीबन एक ही phrase या sentence में, and the surrounding context has a strong effect on what we think the word probably means. And like हमने पहले homonyms की बात की थी कि बैंक जो है मुख्तलिफ उसके मीनिंग है, एक बैंक ब्लड बैंक है, एक रिवर बैंक है, एक फाइनेंशियल बैंक है। कैसे पता चलेगा कि किस बैंक की बात हो रही है, तो वो पता चलेगा कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जब गुफ्तगू होती है उसमें हम देखते हैं कि इफ द वर्ड बैंक इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टुगेदर विद द वर्ड स्टीप और ओवरग्रोन, सो वी हैव नो प्रॉब्लम डिसाइडिंग व्हिच टाइप ऑफ बैंक इज मेंट। कि मैं अगर कहता हूं कि मैं बैंक पे जा रहा हूं, तो वहां पे चूंकि नेचुरल हवा होगी तो मैं एंजॉय करूंगा। अब ये नेचुरल जो हवा या एटमॉस्फेयर इसने बता दिया कि ना मैं ब्लड बैंक की बात कर रहा हूं, ना मैं फाइनेंशियल बैंक की बात कर रहा हूं। एमसीबी में तो वो नेचुरल हवा होने से रही, इट सर्टेनली मींस आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर बैंक। तो वो जो वर्ड्स होते हैं एक कोटेक्स्ट में, एक कॉन्टेक्स्ट में आपस में रिलेटेड होते हैं। मैं बैंक जा रहा हूं कुछ सैलरी के बारे में डिस्कस करने, इसका मतलब है कि मैं उस रिवर बैंक पे भी नहीं जा रहा, ब्लड बैंक पे भी नहीं जा रहा। हॉस्पिटल में हूं तो मैं किसी को कहता हूं कि यार मैं जरा बैंक से होके आया। अब इसके अगर हॉस्पिटल में अगर मैं अक्सर उस जगह पे जाता रहता हूं, तो दैट इज क्लियर कि मैं कहता हूं मैं बैंक से होके आया, एक दो बॉटल्स चाहिए। सो दैट मीन्स कि मैं वो बॉटल्स लेने किसी रिवर बैंक पे या किसी फाइनेंशियल बैंक पे नहीं जाऊंगा। उन बॉटल्स ने ये चीज क्लियर कर दी। सो बॉटल्स का और बैंक का आपस में कोटेक्स्ट है, एक आपस का रिलेशन है। देन we know how to interpret words on basis of physical context. So second हमारे पास होता है physical context. Physical context क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक फिजिकल सिचुएशन जहां पे इन्वॉल्व है। आप लोग अगर मुझे कहते हैं कि सर आपका ऑफिस कहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो मैं कहता हूँ जी लाइब्रेरी के पास। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन को नहीं जानते। सो आप कहेंगे कि यानी विच लाइब्रेरी आर यू टॉकिंग अबाउट? There's so many libraries around the vicinity or in so many universities. मैं कहूँगा जी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की जो लाइब्रेरी है, अभी भी स्टिल ये कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर नहीं है, ठीक है। हालांकि मैंने अपनी बात से क्लियर करने की कोशिश की। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट कब क्लियर होता है? व्हेन यू एक्चुअली नो द प्लेस, व्हेन यू आर एक्चुअली अवेयर ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट। क्या वहां पे पढ़ते हो? आप कैफे से आ रहे हो, मैं अपने ऑफिस से आ रहा हूँ, तो आपने मुझे असाइनमेंट देनी है, मुझे कॉल करते हो तो मुझसे कहते हो कहाँ पे हैं आप, मैं कहता हूँ लाइब्रेरी के सामने। अब इट इज क्लियर, वी आर शेयरिंग द सेम फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, हम सेम फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को शेयर कर रहे हैं। अब जो एक हॉस्पिटल में रहने वाले लोग हैं, वो शायद जब उन्होंने अपने फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में बैंक को बैंक ही कहा होगा, बेशक वो ब्लड बैंक की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद कोटेक्स्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे हो? मैं बैंक के अंदर खड़ा हूँ। इट मीन्स के he may be most of the cases he is talking about
ब्लब बैंक, क्योंकि वहां पे इसको ज्यादा जिक्र किया जाता है। सो जो होता है लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, जिसे कोटेक्स्ट कहा जाता है, उसके लिए जरूरी है कि जो आपके वर्ड्स हैं वो क्लियर करें चीज को, और फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आपका फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्लियर करता है कि आप किस चीज का जिक्र कर रहे हैं। देन डेक्सीज, so जो डेक्सीज हैं, दैट इज important in a way कि we find there's so many different kind of structures जिसमें हम personal, spatial और temporal level पे हम कुछ words को use करते हैं। So these are common words in one language that can't be interpreted if we don't know the context, especially the physical context of the speaker. Personal dexes क्या होते हैं? जैसा he, him, her, hers, they या there, and then spatial, there, here, and temporal, then, that, day, yesterday. अब ये सारा कुछ क्या है? ये इसके लिए फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ, यानी वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं आपको कहता हूँ कि आप उससे मिल लेना और उससे वो वाली बुक ले लेना और उस बुक का पेज नंबर फलां जो है उसको उस फोटोकॉपी से जाके प्रिंट कर लेना। अब आपकी जाने बुला के मैं किसकी बात कर रहा हूँ, या मैं किस से मिलना है, आपने किस जगह पे मिलना है, कौन सी बुक, कौन सा पेज, कौन सी फोटोकॉपी, यू डोंट नो एनीथिंग। तो इसके लिए फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है। मतलब अगर हम एक शेयर्ड क्लासरूम है हमारा और मैंने आपको एक बुक सजेस्ट की हुई है और मैंने आपको ये बताया कि वो बुक जो है उसामा के पास होगी, वो कल ले आएगा, और हमें ये भी पता कि हमारे उसी विसिनिटी में फोटोकॉपियर है, तो अब मैं अगर आपको कहता हूँ जी कि वो आप बुक उससे ले लेना और उसका फलां पेज उससे, उस फोटोकॉपियर से या फोटोकॉपी शॉप से कॉपी करा लेना, नाउ यू नो। अब आपको पता है किसकी बात हो रही है। या आप अचानक दो दोस्त खड़े हो, एक दूसरे को कहे कि आया नहीं फिर वो, अब भाई कौन आया, हमें नहीं पता कौन आया कौन नहीं आया। तो या ये कब शो होगा? जैसे हम फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को जानते हैं कि दो दोस्त हैं, तीसरे का वेट कर रहे हैं, अगर वो कहते हैं वो आया नहीं, देन वी आर श्योर कि किसी की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक टेक्स्ट मैसेज आता है एट सिनेमा, यानी स्पेशल जो है डेक्सीज, स्पेशल डेक्सीज में के विल रीच सिनेमा एंड लाइक, और आई एम एट सिनेमा। अब आपको नहीं पता कि वो बंदा क्यों है सिनेमा में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, अगर आपके ऑलरेडी एक पर्सनल लेवल पे, या उसे यूं कह सकते हो आपके फिजिकल कॉन्टेक्स्ट आपको पता है कि कल आपने मीटिंग रखी है सारे दोस्तों ने मूवी देखने की, तो एक पहली मैसेज कर देता है कि एट सिनेमा, तो दैट इज वेरी मच श्योर कि वही सिनेमा है जिसको हमने डिसाइड किया और ये बंदा ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुका है। तो अगर हम हवा में कह देंगे वो आया था, वो आई थी, उसने ये कहा, या वहां पे चलते हैं, या यहाँ की बात हुई, या उस दिन ये हुआ, तो हमें नहीं पता चलेगा जब तक हमें उस चीज का फिजिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। फिर हमारे पास एक चीज होती है रेफरेंस। रेफरेंस की होती है कि जब हम किसी चीज को किसी एक ट्रेट की बेस पे यूज करना शुरू कर देते हैं, लाइक हम जैसे प्रॉपर नाउन्स हैं, चॉम्स्की, जेनिफर, वाइकस या विस्का, इसको हम फ्रेजेस में यूज करना शुरू कर देते हैं। ये बेसिकली कौन है कि दे डोंट रिफर टू थिंग्स, बेसिकली वर्ड्स कभी भी रिफर नहीं करते, लोग रिफर करते हैं। रेफरेंस हमेशा लोगों की वजह से बनता है, अल्फाज की वजह से नहीं बनता। हम जो है कुछ लाइक हमें डिफाइन करना पड़ता है रेफरेंस को, यानी एक स्पीकर के हवाले से कि वो लैंग्वेज को कैसे यूज करता है और लिसनर उस लैंग्वेज को कैसे आइडेंटिफाई करता है। मतलब मैं कहूंगा कि यार वो लाइक चॉम्स्की पकड़ाना, सो चॉम्स्की से मुराद चॉम्स्की की बुक पकड़ाना, ठीक है। तो मैं अगर कहता हूँ कि यार ये उस पे देखना वो शेक्सपियर पढ़ा होगा, अब ये तो नहीं है ना कि आप मेरे टेबल पे जाओगे तो वहां पे शेक्सपियर लम्हा पड़ा होगा, शेक्सपियर तो मर चुका है, लेकिन शेक्सपियर की बुक पढ़ी होगी, उसका कोई वर्क पढ़ा होगा, तो मैं कहता हूँ यार शेक्सपियर साथ लेके आना, दैट मीन्स के मैंने कहा कि शेक्सपियर को लेके आना, आपको समझ आ गई। या आपके मोहल्ले में एक बंदा है जो कि बड़ी तेज मोटरसाइकिल चलाता है, तो उसको कह देते हैं जी आज वो कावासाकी नहीं आया। या एक चीज है जो कि एक बंदा बहुत बातें करता है, तो हमने कह दिया यार वो आज गलबातिया किथे है। यानी हमें आइडिया हो जाता है कि हम किसकी बात करें, किसका रेफरेंस दे रहे हैं, और आगे से जितना स्टूडेंट्स ने टीचर्स के बड़े नाम रखे होते हैं, तो हिटलर नहीं आया आज, तो हिटलर का मतलब ये नहीं कि हिटलर कब्र से निकल के आएगा। हिटलर मीन्स कि दे आर रिफरिंग टू समवन वेरी स्ट्रिक्ट इन देयर यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज,
और अगलों को उसकी समझ आ रही है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस इज व्हेन यू इन्फर व्हाट इज रिफर्ड टू। कि मैं कहता हूँ जी शेक्सपियर ले आना, तो आपको पता हो कि शेक्सपियर से मेरी क्या मुराद है, हिटलर से मेरी क्या मुराद है, या वो कावासाकी से मेरी क्या मुराद है, या गलबातिये से मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये चीज तब क्लियर होगी कि रेफरेंस और इन्फ्रेंस तब आपस में मिक्स होंगे, समझ आएंगे, जब दोनों का फिजिकल कॉन्टेक्स्ट सेम है, दोनों को इस चीज का पता है। मैं एक नए बंदे से कह दूंगा ना कि मिस्टर कावासाकी कहाँ है, तो उसको तो नहीं पता, क्योंकि वो शेयर नहीं कर रहा सेम कॉन्टेक्स्ट। तो उसके लिए सेम कॉन्टेक्स्ट का होना जरूरी है। सो रेफरेंसेस, जब कोई रेफरेंस दिया जाता है, जिस तरह हिटलर नहीं आया, और आपको अगर पता है तो आप इन्फर कर रहे हो मेरी बात से कि ये किसकी बात हो रही है, सो दैट इज इन्फ्रेंस। फिर एनाफोरा। एनाफोरा मींस रिफरिंग बैक, एक किसी चीज को रिफर बैक करना। We saw a funny home video about a boy washing his puppy in a small bath. The puppy started struggling and shaking, and the boy got really wet. When he let it go, it jumped out of the bath and ran away. So इसमें referential जो relationship है, जो second और referring expression है, that is called anaphora. और जो सबसे पहले mention हुआ, that is called antecedent. So antecedent जो है वो जो यानी एक बॉय था जो कि एक पपी को बात दे रहा था। बॉय पहले मेंशन हुआ, पपी बाद में मेंशन हुआ। सो जो पपी है दैट इज एंटीसीडेंट, लाइक यानी इसमें हम देखते हैं कि सो इन आवर एग्जांपल अ बॉय एंड पपी इन स्मॉल बाथ आर एंटीसीडेंट्स, जिनको फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया, यानी जो फर्स्ट टाइम मेंशन हुए एक सेंटेंस में। फिर उसके बाद जब आगे हम देखते हैं कि द पपी जो निकला और भाग गया, बच्चा बड़ा परेशान हुआ। सो यहाँ पे ये जो है ये एनाफोरिक एक्सप्रेशंस हैं कि या ही यूज करते हैं, वो भी एनाफोरिक है। मैं कहता हूँ कि सलीम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, सलीम एंटीसीडेंट हो गया, और वो बहुत नेक इंसान है। अब वो जो मैंने यूज किया वर्ड, ये एनाफोरा है, ठीक है। ये सलीम और उसके वालिद आए, दोनों एंटीसीडेंट्स हो गए। सलीम ने अपने वालिद से कहा, अब सलीम भी एनाफोरा है और वालिद भी एनाफोरा है, या उन दोनों ने आपस में बात की, तो उन दोनों जो है ये एनाफोरा है, क्योंकि वो एंटीसीडेंट पहले बन चुके हैं एक दफा। दूसरी दफा जब उनको रिफर बैक किया जाएगा कि या मैं उन दोनों से मिला, वो दोनों खुश थे, ये जो है ये सारे एनाफोरिक एक्सप्रेशंस हैं। प्रीसपोजिशन। सो प्रीसपोजिशन क्या होता है कि ये वो है कि जब हम लिसनर्स के बारे में ये सपोज कर लेते हैं कि दे हैव ऑलरेडी आइडिया व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये जो रेफरेंस है हम दे रहे हैं, इनको ऑलरेडी इसका पता है। मैं कहता हूं आई बॉट अ थर्ड कार, विच मींस आई हैव ऑलरेडी 2 कार्स। एक बंदा कहता है जी कि सोच रहा हूं तीसरी शादी कर लूं, इसका मतलब है कि ऑलरेडी, यानी सुनने वाले को उसकी गुफ्तगू से आइडिया हो जाएगा कि 2 शादियां हैं इसकी, यार चौथा जो मकान लिया ना वो अच्छा नहीं निकला। इट मींस कि ऑलरेडी वो 3 मकान ले चुका है। सो दिस इज प्री सपोजिशन। मेरा भाई मुझे लेने आएगा, इट मींस कि मेरा भाई है, ठीक है। तो ये जब हम एक किसी जो स्पीकर की बात से लिसनर जो अखज करते हैं ऑलरेडी एक चीज जो कि एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड प्री सपोजिशन। एंड देन एंटेलमेंट इज रिलेटेड टू दैट। सो इट मींस के ये फॉर एग्जांपल आई बॉट 4th कार, सो इट मींस के हम क्या एंटेल करेंगे, मैं खरीदता बेचता रहता हूँ, मसलन आई ऑलरेडी हैड 3 कार्स, तो यानी इसमें क्या होगा, एंटेलमेंट क्या होगी कि मसलन एक सेंटेंस हमारे पास आ गया कि आई बॉट 4th कार, आई कीप बाइंग सेलिंग, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। प्री सपोजिशन क्या होगी कि मेरे पास पहले 3 गाड़ियां थी, तभी मैंने चौथी ली, ठीक है। और एंटेलमेंट क्या होगी, आई मे सेल द ओल्ड वंस टू, ये मैं शायद चौथी भी बेच दूं। तो इससे हम एंटेल करते हैं कि भाई अगर इससे पहले ये हो चुका है तो उसके बाद ये होगा। सो इट मींस इफ ए देन बी, मीनिंग दैट इफ ए इज ट्रू देन बी मस्ट आल्सो बी ट्रू। कि अगर ये है कि मेरे पास कार ऑलरेडी थी, सो इट मींस के मैं उसको बेच सकता हूं, तो अगर थी तो जारी बात है मेरे पास है तो मैं उसे सेल कर सकता हूं। स्पीच एक्ट्स होते हैं हमारे पास। इसमें स्पीच एक्ट्स क्या होते हैं कि हम कुछ एक्ट्स होते हैं बोलने में जिसमें हमारे पास रिक्वेस्ट्स होती हैं, कमांड्स होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें कई दफा हम कुछ इन्फॉर्म करते हैं, कई दफा कुछ प्लेज करते हैं एक दूसरे से बात करते हुए। सो जो स्पीच एक्ट्स हैं ये हमारे पास 3 लेवल पे होते हैं, और ये स्पीच एक्ट थ्योरी है बेसिकली। इसमें जो 3 लेवल हैं बेसिकली वो क्या है, लोक्यूशनरी,
illocutionary एंड perlocutionary। ये 3 लेवल है, ये ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो लोक्यूशनरी फोर्स है वो है, उसकी एक है रेफरेंशियल वैल्यू, यानी मीनिंग ऑफ कोट। illocutionary क्या है? फोर्स यानी परफॉर्मेटिव एक्शन, यानी इम्प्लीकेशन ऑफ स्पीकर। एंड perlocutionary फोर्स क्या है? यानी परसीव्ड इफेक्ट इन्फ्लुएंस बाय एडवर्सरी। लोक्यूशन कहते हैं गुफ्तगू को, बोलने को, आवाज। लोक्यूशनरी फोर्स क्या है? कि आपने बोल दिया, आपने बोल दिया, ठीक है, और आपने जो भी बोला, यानी मैं आपसे बोल रहा हूं, दिस इज आई एम यूजिंग लोक्यूशन। इल्लोक्यूशनरी फोर्स क्या है? ये है कि जो मैं अपने माइंड में एक इम्प्लीकेशन लेके बोल रहा हूं कि यार मैं इनको ये समझा रहा हूं और इन्हें समझ आ जाए, ठीक है। यानी मैं अगर किसी को डांटता हूं तो मैं एक प्लान करके डांटता हूं ना, मैं ऐसे ये कहूंगा वो कहूंगा, या आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, आपने पूरी एक लिस्ट तैयार की, ये कहेंगे, ये शेर बोलना है, उसके बाद ये वाला अदब से फूल पकड़ाना है, ये सारा क्या, ये आपके माइंड की प्लानिंग है। सो आप वो इल्लोक्यूशनरी फोर्स जो है बेसिकली वो परफॉर्मेटिव एक्शन है कि आप सोचते हो कि ये मैं बोलूंगा और इनको मैं किस तरह, इन चीजों को मैंने अदा करना है। लोक्यूशनरी में आप उनको अदा करते हो। परलोक्यूशनरी फोर्स क्या है? जिसमें परसीव्ड एक्शन, परसीव्ड इफेक्ट। कई लोगों को बड़ा गुमान होता है कि मैं उसे कन्विंस कर लूंगा, यानी वो कहते हैं अगर मैं इस तरह बोला ना तो वो कन्विंस हो जाएगा। आप जाते हो किसी को डांटते हो, ठीक है, आप डांटते हो तो आप क्या परसीव करते हो कि अगला बंदा चुप हो जाएगा, सहम जाएगा, डर जाएगा। ये अलग बात है वो आगे से आपको एक चपेट कर मारे, ठीक है, लेकिन ये है कि हम क्या सोच रहे हैं कि वो डर जाएगा, सहम जाएगा, परेशान हो जाएगा। ये वो है जो हमने एक परसीव किया कि इस तरह बोलूंगा तो ये इफेक्ट होगा, इस तरह बोलूंगा तो ये इफेक्ट डिफरेंट हो सकता है। लोक्यूशन क्या है? बोलना। इल्लोक्यूशन माइंड में एक आइडिया लेना कि बोलना किस तरह है, वो अल्फाज की तरतीब, वो सारे आइडियाज। परलोक्यूशन फोर्स उसका इफेक्ट, जो कि स्पीकर के ऊपर जो उसका यानी लिसनर पे उसका इफेक्ट क्या हुआ। एंड देन सम एक्ट्स आर इन विच वी कन्वे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हम कन्वे करते हैं जिनको हम असर्टिव्स कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं जिनको हम डायरेक्टिव्स कहते हैं, कमिसिव्स जिसमें हम कमिटमेंट करते हैं कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, या मैं तुम्हारे लिए ये चीज ले आऊंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये सारे कमिसिव्स हैं। जब हम कोई नई स्टेट ऑफ अफेयर के बारे में बात करते हैं, यानी जिससे एक चीज की वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी वी द ज्यूरी फाइंड द डिफेंडेंट टू बी गिल्टी, 302 के तहत सजाए मौत। इसके इन अल्फाज के बाद क्या हो रहा है कि एक चीज की बिल्कुल वैल्यू बदल रही है। उन अल्फाजों ने किसी की लाइफ को बदल दिया, किसी चीज की सिचुएशन की वैल्यू बदल दी। यानी आई नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ, यानी वो जब प्रीस्ट बोलता है तो हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं, निकाह पूरा हो जाता है क्रिश्चियंस में। ये है कि डिक्लेरेटिव, कई वर्ड्स की डिक्लेरेटिव वैल्यू है। फिर एक्सप्रेस एन इमोशन, यानी दैट इज एक्सप्रेसिव्स, कि जिनके जरिए हम कुछ इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। सो एग्जांपल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। पोलाइटनेस थ्योरी है पेनेलोप ब्राउन और स्टीफन सी लेविंसन की, ये इसमें भी है और ये हमारे पास सोशियो लिंग्विस्टिक्स में भी है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपके सामने ये चीजें डिफाइन की हुई हैं। फेस या फेस थ्रेटनिंग एक्ट्स, या पॉजिटिव फेस, नेगेटिव फेस। सो आई थिंक वी शुड नॉट go into the details again.